गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपका स्वागत अपने चैनल ई ग्राम पर करता हूं। आज हम झारखंड से रिलेटेड 350 प्लस क्वेश्चन बनाने वाले हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, ताकि हमारा जो भी नेक्स्ट एग्जामिनेशन आए तो हमें एक आइडिया आ सके कि क्या क्या क्वेश्चन आता है। सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि अब जो क्वेश्चन का सीरीज है वो लगभग डेली आएगा। अगर एक दिन भी छूटता तो अल्टरनेटिव डे में तो आ ही जाएगा। तो जो जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं या फिर जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। आप इस सीरीज के साथ जुड़ते चलिए ताकि सीजीएल या फिर आपके कोई भी झारखंड से एग्जामिनेशन रिलेटेड आएगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सीरीज चलते रहेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। आप हमसे जुड़े रहिए और जो भी आपको अच्छा लगे, कुछ भी त्रुटि मिलती है तो आप हमें बताएं कि यहाँ कुछ भी गलती या सही है। जो भी आपको कमेंट अच्छा लगता है आप कमेंट सेक्शन में कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आइए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं झारखंड के क्वेश्चन। तो झारखंड एक दृष्टि में, सबसे पहला है झारखंड एक दृष्टि में। इसमें क्या है, इसमें कम से कम 87 क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल क्वेश्चन है 87। 87 क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को गठन हुआ था। अगर ये देखा जाए कि झारखंड राज्य के गठन के बाद निम्न किस जिले का निर्माण किया गया था? झारखंड राज्य के गठन के बाद निम्न किस जिले का निर्माण किया गया था? तो लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा। अब मैंने इसका भी ट्रिक बताया था, अगर किसी को याद हो पिछले वीडियो में, तो मैंने बताया था कि 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल 2001 को बनाया गया था। इसमें 26 अप्रैल को एक बनाया था, इसको बनाया था लातेहार, ठीक है, लातेहार। फिर बनाया गया था जामताड़ा, जामताड़ा 26 अप्रैल 2001 को, ठीक है, 26 अप्रैल 2001 को। फिर आपका बनाया गया था लज्जा। लज्जा से याद कीजिए, जो मैंने आपको ट्रिक याद करवाया था, एक बार थोड़ा सा ट्रिक याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। फिर आपका बना था सिमडेगा। लज्जा से सिर झुका, सिमडेगा। ये हुआ 4 + 26 कितना हुआ? 30। तो 30 अप्रैल। 4 + 26 कितना हुआ? 30। तो 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा। फिर लज्जा से शीश झुका, तो शीश तो सी हो गया सिमडेगा, और सो से हो जाएगा सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां, ठीक है। तो ये हो गया 30 अप्रैल को बना था। और इसके बाद भी टूटा है एक बार, याद कर लीजिएगा। इसके बाद भी एक बार टूटा है। कब टूटा है? वो 12 सितंबर को टूटा है। 12 सितंबर को टूटा है। 12 सितंबर कब टूटा है? 12 सितंबर 2007, ठीक है। इसमें कौन सा बना था? इसमें बना था खूंटी, जो रांची के नीचे है, और इसके ऊपर रामगढ़, ठीक है। रामगढ़। खूंटी किससे टूटा था? रांची से टूटा था, ठीक है। और रामगढ़ किससे टूटा था? हजारीबाग से टूटा था। तो ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके साथ एडिशनल फैक्ट भी बताते जा रहा हूँ ताकि आपको याद रह सके। चलिए, तो अब हम आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। भारत झारखंड भारतीय संघ का कौन सा राज्य है? देखिए, जेएसएससी 2017 में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेएसएससी 2017 में आ चुका है, ये 28वां राज्य है, ठीक है। सबसे पहले इसमें 18 जिला शामिल किया गया था, फिर 4 जिला शामिल हुआ, फिर लास्ट में 2 जिला, ठीक है। अब आ जाइए चौथा में, झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी रांची है, और इसका जो एरिया है वो 5097 है। इसका एरिया क्या है? 5097 है, 5097 है। चलिए, इसकी उपराजधानी क्या है? अगर मैं बोलूं उपराजधानी, अगर बोलूं मैं, तो उपराजधानी है दुमका। क्या है? दुमका। क्या है? दुमका। उपराजधानी क्या है? दुमका। राजधानी क्या है? रांची। अब आ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की औद्योगिक राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की औद्योगिक राजधानी है? तो आपका है जमशेदपुर। क्या है? जमशेदपुर। जमशेदपुर। अब झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? जेएसएससी 2016 में आ चुका है, ये मैंने आपको बता चुका है। मैंने आपको बताया 79714। 79714 इसका है आपका झारखंड का क्षेत्रफल। और 14 से आप लास्ट का याद कर लीजिए, 414। 414 क्या है? जन घनत्व है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी है 414। तो ऐसे याद हो सकता है ना आपको? क्वेश्चंस का आंसर देखिए और उसके साथ फिर मिलते चलिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर
7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका कि भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार झारखंड के क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है? तो ये आपका है 2.42। 2.42 कितना है? 2.42। अब हम लोग बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम झारखंड का स्थान देखें तो ये है आपका 15वां, अभी 15वां है। और पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 14वां। तो पॉपुलेशन के हिसाब से 14वां। आप पुराने अगर बुक वगैरह में आंसर देखेंगे तो उसमें गलत दिया हुआ है कुछ कुछ में, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए, नहीं तो एग्जाम में आपको वो कॉस्ट पड़ जाएगा। तो 15वां क्या है? एरिया के हिसाब से। याद रहेगा आप लोगों को? चलिए, झारखंड के अक्षांशीय विस्तार कितना है? झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 22 डिग्री 59 मिनट से 26 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, ये इसका ऑप्शन है सी। झारखंड का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो झारखंड का देशांतरीय विस्तार है आपका बी ऑप्शन, 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर के 87 डिग्री 57 पूर्वी देशांतर है। ठीक है, ये आपको याद करना है। 83 87 ऐसे याद कर लीजिए और उधर याद करिए 22 और 26। 22 26 83 87। अगर आपको पूरा याद नहीं करना है तो 83 87 22 26 बहुत है आपके लिए। अब अगर देखा जाए कि झारखंड के पूर्वी से पश्चिमी तक, तो थोड़ा झारखंड का छोटा सा मैप बना लिया जाए। ठीक है, और ये बन गया अपना प्यारा झारखंड। अब देख लीजिए कि ये क्या बोल रहा है कि झारखंड का पूर्वी से पश्चिमी। ठीक है, तो ये मान लीजिए इधर। तो इसका कितना है विस्तार? तो इसका विस्तार है आपका 463। इसका कितना है? 463। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 463 है, 463 है। और अगर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, उत्तर से दक्षिण तक का, नॉर्थ से साउथ का अगर देखा जाए, नॉर्थ से साउथ तक का अगर देखें तो इसका है आपका, बताइए कितना है? 380। 380 है ना आसान? बहुत ही आसान है। जैसे जैसे आप चल रहे हैं वैसे वैसे याद देखते चलिए और याद भी करते चलिए। अभी आपको 12 भी मैंने बता दिया कि 380। कर्क रेखा से कितने जिलों, कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो ये है आपका 5। क्या है ये आपका? 5। अब आपको जिला का, जो जितने भी जिले हैं उसको कमेंट सेक्शन पे लिख के बताना है कि कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, इससे ये पता चलेगा कि आप कितने एक्टिवली इस चीजों को माइंड में ग्रैस्प कर रहे हैं। अब आप आ जाइए 14वें क्वेश्चन में। जैसे झारखंड का सीमा कितने राज्य को स्पर्श करता है? तो झारखंड का सीमा कितने राज्य को स्पर्श करता है? झारखंड का सीमा स्पर्श करता है 5 राज्यों को। ठीक है, झारखंड का सीमा कितने को करता है? 5 राज्यों को। ये मैंने बता दिया था और आपको फिर से मैं बता दे रहा हूं। ऊपर में क्या था? बिहार। ऊपर में क्या है? बिहार। आप इसको थोड़ा ये कर सकते हैं, ऊपर में क्या है? बिहार। ठीक है, याद कर लीजिए। इधर क्या है? वेस्ट बंगाल। नीचे क्या है? उड़ीसा। ठीक है, और साइड में आपका क्या है? साइड में आपका है छत्तीसगढ़। और जो ला इधर जो सोन नदी से बॉर्डर कौन बनाता है? वो बनाता है यूपी। तो हो गए ना 5? हो गए 5। मैं बताते चल रहा हूँ, बिहार से कितने से जुड़ते थे? बिहार से 10 जिला जुड़ता था। वेस्ट बंगाल से भी 10 जिला जुड़ता था। उड़ीसा से भी 4 जिला जुड़ता है। छत्तीसगढ़ से 4 जिला जुड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार से 10 जुड़ा, वेस्ट बंगाल से 10 जुड़ा, छत्तीसगढ़ उड़ीसा से 4 जुड़ा और एक बेचारा यूपी से जुड़ता है जिसका नाम है गढ़वा। क्या नाम है? गढ़वा। अब आपको याद करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, या फिर क्या? अभी मैंने क्या बताया आपको, जस्ट आप देख लीजिए। उड़ीसा बताया, वेस्ट बंगाल बताया, बिहार बताया, छत्तीसगढ़ बताया, यूपी बताया। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? ये सभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं, जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। बार बार थोड़ा दिमाग में लगा करके कि आप इसको पढ़िए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए कि झारखंड से कितने जिले बिहार से सीमा साझा करते हैं? तो मैंने आपको बताया था 10। झारखंड के 10 जिले बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन सा है? पलामू, चतरा, साहिबगंज, गढ़वा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह,
देवघर, दुमका एंड गोड्डा। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। आपको मैप अगर याद है तो सारा चीज आपको याद हो जाएगा, उसका आपको दिक्कत नहीं होगी। अब झारखंड के कितने जिले बंगाल से सीमा साझा करते हैं? मैंने अभी बता के रखा था कि 10 डिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो अब आप देख लीजिए कितने हैं यहाँ पे ऑप्शन में है, 10। अब इसका मैंने ट्रिक भी बताया था, अगर ट्रिक अगर आपको याद है तो एक बार सोचिए। बोका का धन, जादू, पकड़ा साहेब। बोका का धन, जादू, पकड़ा साहेब। अब रांची से आपको याद रहेगा रामगढ़ होता है, रांची, रांची के ऊपर रामगढ़ है और नीचे सरायकेला खरसावां है, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम है। ये आपको तो याद हो ही गया होगा। अब चलिए हम आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। झारखंड की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है? झारखंड की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है? तो वो चुपचाप हिंदी में टिक कीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो चांद पे भी आप जा सकते हैं, चंद्रयान 3 भी बन सकते हैं। तो चलिए, झारखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? झारखंड की द्वितीय राजभाषा कितनी है? झारखंड की द्वितीय राजभाषा कितनी है? तो ये कमेंट सेक्शन पे भी आप बता सकते हैं, या फिर मेरे बोलने के पहले आप बता दीजिए। तो उसकी है बी। अच्छा, इस पे आंसर तो लिखा ही हुआ है, तो ये 16 है। ठीक है, कितना है? 16 राजभाषा है। उर्दू, संथाली, बंगला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका। अगर आपको इसमें से खोरठा अपना जेएसएससी सीजीएल के लिए लेना है, ठीक है, या फिर जेपीएससी के लिए अगर आपको लेना है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि आपको रिक्वायरमेंट है, या फिर एक्स्ट्रा भी आप अपने हमारे टेलीग्राम में भी जा सकते हैं। तो चलिए, झारखंड में सबसे बड़ा शहर निम्न में से कौन सा है? झारखंड में सबसे बड़ा शहर निम्न में से कौन सा है? तो आप सोचिए कौन सा है। अब इसमें है जमशेदपुर। जमशेदपुर, ठीक है, याद कर लीजिएगा, सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक नगर है? निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक नगर है? देखिए, जमशेदपुर भी है, ठीक है, बोकारो को स्टील सिटी बोला जाता है, धनबाद को कोल सिटी बोला जाता है, और जमशेदपुर में तो सारा कारखाना ही है। ठीक, तो उपयुक्त सभी होगा इसमें, उपयुक्त सभी होगा इसमें। अब आपको ये याद होते चलना चाहिए, मुझे लगता है। अब आ जाइए कि राज्य की राजधानी, उपराजधानी और औद्योगिक राजधानी। तो अगर मैं आपको देखूं तो राज्य की राजधानी क्या है? तो ये है आपका रांची। ठीक है, राज्य की उपराजधानी क्या है? तो ये है आपका दुमका। और राज्य की औद्योगिक राजधानी क्या है? तो जो बचा वो जमशेदपुर। ठीक है, तो इसके लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए, जनगणना के 2011 के अनुसार झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो अभी मैंने बताया था कि 14वां याद करके रख लीजिए। ठीक है, 14वां याद करके रख लीजिए। अब 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो मैंने आपको बताया था कि 3.29। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था? 3.29। 3.29 याद कर लीजिएगा। 3 करोड़ 29 लाख, 3 करोड़ 29 लाख। 3 करोड़ को मैंने बताया था हाफ हाफ कर लीजिएगा। जब 32 को हाफ हाफ करेंगे तो कितना होगा? 16। 16 हुआ। अब ज्यादा पता ही आपको मेल होता है, तो 1.69 ये हो गए मेल। 1 करोड़, 1 करोड़ 69 लाख मेल हो गए, और 1 करोड़ 6 लाख क्या हो गए? फीमेल हो गए। अब आपको समझ में आ रहा है कि जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था वो कितना इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हिसाब से, क्योंकि मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो एमसीक्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पिछला क्लास में मैंने बताया था झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 2.72। याद रखिएगा, और ये जेपीएससी 2006 में पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है। झारखंड के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं। तो चलिए, झारखंड 2000, अब सेंसस से क्वेश्चन आ रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? अब फिर से देखिए कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो ये है 2242। 2242। और इससे एरिया वाइज भी अगर हम देखें तो बस इसका एक ना 2 हटा दीजिएगा। एरिया वाइज अगर देखते हैं तो 2.42 ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया के परस्पेक्टिव में, ठीक है, झारखंड का।
और अगर देखा जाए कि कितना कितना 10 की वृद्धि है झारखंड का, तो 22.42। तो आप देख सकते हैं, आप डाटा के साथ डाटा निकाल लीजिए ना, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डाटा के साथ डाटा निकालिए। तो अगर मैं 10 की वृद्धि दर कितनी बोलूंगा, 10 साल में कितनी वृद्धि हो रही है, तो 22.42। और अगर मैं इसी को बोलूं कि ज्योग्राफिकल एरिया कितना है इंडिया के प्रस्पेक्ट में झारखंड का, तो 2.42। तो इसी में तो आंसर है, आपको ज्यादा दूर जाना भी नहीं। अब आपको याद करना है 27 नंबर क्वेश्चन में। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की साक्षरता दर कितना है? राज्य की साक्षरता दर मतलब लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मैंने कल के वीडियो में डाल के रखा था कि लिटरेसी रेट होता है आपका 66.04। ठीक है, अब 66.04 है, तो मैंने बताया था कि मेल का कर दीजिए। ठीक है, मेल का कितना होगा और फीमेल का कितना होगा? तो फीमेल का मैंने बताया था कि 55 होगा, 55। ठीक है, यही आसपास था। तो आप इसको रिवीजन मोड में आइए। ठीक है, ये सारी चीज रिवीजन कीजिए, तब आपको याद रहेगा। ठीक है, अब आ जाइए, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का लिंग अनुपात कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का लिंग अनुपात 948, कहीं 949 है, कहीं 948 है। मैं आपको बोलूंगा 948 याद रखिए, क्योंकि मैंने झारखंड की वेबसाइट में भी देखा था। अगर जनगणना के अनुसार यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो मैं बोलूंगा कि आप 948 ही याद रखिए। तो चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का जन घनत्व कितना है? राज्य का जन घनत्व मैंने बता दिया था 414। कितना बताया था? 414। तो कैसे बताया 414? मैंने बताया था कि एरिया कितना है, 79714। आपको पता है कि जब एरिया इतना है तो 14 को याद रखिए, रिपीट कीजिए, 414। ये आपका हो गया जन घनत्व। 414 कितना हो गया? जन घनत्व हो गया। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया आपका 414। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप एक देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज बताता हूँ कि आप बस क्वेश्चन लिखिए, उसके साथ एक वन लाइनर आंसर रखिए। उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन का एक की टर्म कि 10 की झारखंड का 10 की वृद्धि, और उसके साथ एक आंसर, बस। उससे ज्यादा आप मत कीजिए, क्योंकि आपको बार बार बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बुक रहेगा, एक छोटा सा आपका अपना कॉपी रहेगा, उसके साथ आप इंगेज होइए। कहीं भी जा रहे हैं वो पलटिए और आपको याद हो जाएगा। ये होता है रिवीजन का टेक्निक। अब आ जाइए 34 नंबर क्वेश्चन में। क्या है नंबर 34 नंबर क्वेश्चन में? 34 नंबर क्वेश्चन में, एक मिनट, हम 30 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिए, 30 नंबर क्वेश्चन से। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के विधायिका कितने सदनीय है? कितने सदनीय है? एक सदनीय है, दो सदनीय है? तो क्या दो सदनीय है बिहार जैसा? नहीं, हमारा है एक सदनीय। एक सदनीय। झारखंड के विधानसभा में सदस्यों की सीट कितनी है? सदस्यों की सीट कितनी है? तो यह है 82। 81 नॉर्मल और एक नॉमिनेटेड वाला था, याद रख लीजिएगा। ठीक है, +1। चलिए, झारखंड में झारखंड में विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए आरक्षित है, रिजर्व्ड है। ठीक है, एसटी के लिए रिजर्व्ड है। तो 32 में आपका आंसर होगा सी, 28। ठीक है, 28 विधानसभा में 28 सीट। अगर 82 सीट है तो उसमें 28 सीट कितना है, किसके लिए है? एसटी के लिए है। 28 सीट एसटी के लिए। मैं थोड़ा अच्छा से लिखने का प्रयत्न करता हूं ताकि आप लोग भी आराम से उसको लिख सके। 28 किसके लिए? एसटी के लिए। चलिए, कितने अनुसूचित जातियों के लिए है? कितने अनुसूचित जातियों के लिए? ये है 9, तो 28 में 9 डाल दीजिए, एससी। ठीक है, तो आप इसकी तरह ना क्वेश्चन के थ्रू नोट्स बनाते चलिए, वो आपको ज्यादा ये रखो। बाकी का बच्चा आपको पता ही है, जनरल होगा। झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? अब बताइए, झारखंड में लोकसभा सीटों की जनसंख्या संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है आपकी डी, 14। अब 14 का भी बाइफरकेट कीजिए, 14 का भी बाइफरकेट कीजिए। तो 14 में 5 किसके हैं? 5 है आपके एसटी के, 5 है किसके? एसटी के। ठीक है, एक है एससी का, एक है एससी का, और जो बाकी बचा वो किसके लिए होंगे? वो अनुसूचित जाति के लिए होंगे, ये नॉर्मल जनरल के लिए होंगे। ठीक है, तो एसटी एससी का 5 है, 5 है एसटी का, एससी का 1 है, और बाकी बचा जनरल के लिए। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, तो मैं लिख ही देता हूँ।
8। ठीक है, 8 है जनरल के लिए। ये आपको याद हो जाएगा लोकसभा सीट। अब आ जाइए, झारखंड में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? झारखंड में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी निर्धारित की है? तो आप बताइए। तो इसका है 6 राज्यसभा की। अब आपको याद करना है राज्यसभा की सीटों कितना क्या है? 6। तो हम राज्य और एस लिख दीजिएगा, ठीक है, राज्य और एस लिख दीजिएगा तो 6 सीट याद रहेगा। राज्य एस, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं सभा हो गया। सभा में कितने लेटर है? 5 लेटर है। आर डॉट एस, ठीक है, आर एस, आर राज, आर सभा, आर सभा से याद कर लीजिएगा लेटर कितना है? आर एक हो गया, सभा में लेटर है 5, तो इससे आपको याद रहेगा 6 सीट हैं। खत्म। झारखंड उच्च न्यायालय देश का झारखंड उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? झारखंड में जो उच्च न्यायालय है, वो देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? वो 21वां उच्च न्यायालय। और शायद अगर आप करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं तो झारखंड में ही देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट बना है। झारखंड में ही देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट बना है। ये भी आप करंट से जोड़ के चलिए, ठीक है। इंडिया का बिगेस्ट, ठीक है, इंडिया का बिगेस्ट हाई कोर्ट है ये। याद रहेगा आपको? श्योर से याद रहेगा। चलिए, अब आ जाइए 37वें में। झारखंड जिलों की संख्या कितनी है? झारखंड जिलों की संख्या 24 है अभी। पहले जब ये जब बना था, जब 15 नवंबर में बना था 2000, ठीक है, 15 नवंबर 2000, तो उस समय कितने थे? उस समय थे हमारे 18, ठीक है। फिर कब बना? फिर बना आपका 2001 में। 2001 में बना 4 डिस्ट्रिक्ट और। फिर बना कब? 2007 में। 2007 में कितना बना? 2007 में आपका बना है 2। टोटल कितने हो गए? 24। सिंपल। अब आप इस तरह से याद करते चलिए, कॉपी में लिखते चलिए। मैं तो बोलूंगा कॉपी में लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको आगे भी याद हो सके। अब देखिए, छोटा छोटा झारखंड में कितने प्रमंडल है? झारखंड में 38वां नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड में 5 प्रमंडल। जैसे मैंने बताया था, मैप बना लीजिए। मैप अगर आप बनाने लेते हैं, तो मैप, ये मैप बन गया। मैप में ये बताया था ये कौन सा है? संथाल परगना, एसपी, ठीक है। ये हो गया किस क्या, ये क्या हो गया? ये आपका हो गया कोल्हान, ठीक है, कोल्हान। ये आपका हो गया घपला। घपला से बताया था गढ़वा पलामू लातेहार। गढ़वा पलामू लातेहार, तो ये कौन सा प्रमंडल है? पलामू प्रमंडल, ठीक है। अब ये आप इसको 20 से कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा साउथ छोटा नागपुर प्रमंडल, और ऊपर वाला हो जाएगा नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल, ठीक है। जो बोल रहा हूं उसको सुनिए और अपने कॉपी में लिखते जाइए। अब मैं क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ कि संथाल परगना में कितने डिस्ट्रिक्ट है? तो संथाल में ऐसे याद रख लीजिए कि एस है, एस फॉर 6, तो 6 डिस्ट्रिक्ट है। कोल्हान में कितना? तो आपको बताया था वेस्ट सिंहभूम है, सरायकेला खरसावां है, और ईस्ट सिंहभूम है। तो इसके लिए 3 है। कितने हैं? 3 है कोल्हान में। तो अब आपको याद हो जाना चाहिए कि 5 प्रमंडल है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप याद कर सकते हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। अब आ जाइए 39 नंबर क्वेश्चन। झारखंड का सबसे अधिक जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? झारखंड में सबसे जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो ये है साउथ छोटा नागपुर, उत्तरी नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल। नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, सी, ठीक है। इसमें कौन सा वाला है? तो हजारीबाग जिसमें आता है वो वाला है। अब याद कर लीजिए, निम्न में से किस प्रमंडल में सबसे कम जिले शामिल हैं? निम्न में से किस प्रमंडल में सबसे कम जिले शामिल हैं? तो ये आपका आ सकता है कोल्हान प्रमंडल, ठीक है। इसमें दिया हुआ कोल्हान प्रमंडल है, लेकिन अगर आप इसको देखा जाए तो पलामू प्रमंडल में भी 3 ही है। पलामू प्रमंडल में भी 3 ही डिस्ट्रिक्ट है। अगर मैं बोलूं डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो याद रख लीजिएगा घपला। क्या याद रखिए? घपला। घपला से क्या याद करवाया था मैं? गढ़वा। गढ़वा। इससे क्या किया? पलामू। और इधर से क्या करवा दिया? ला से लातेहार। अब जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, बहुत ही इजी वे में बता रहा हूँ, ताकि आपको याद हो सके। तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं कि झारखंड में कितने अनुमंडल हैं। 41 से अगर थोड़ा अपडेट आप देख सकते हो तो अपडेट भी कर लीजिएगा।
करंट से कि कितने भी अनुमंडल है। झारखंड में कितने प्रखंड है? झारखंड में 264 प्रखंड है लगभग। ठीक है, 264 प्रखंड है, चेक कर लीजिएगा। ये मैंने ऑनलाइन चेक करते रहता हूँ, मैं थोड़ा करंट अफेयर से मैं जुड़ा हुआ रहता हूँ, तो 264 प्रखंड है। ठीक है, 263 दिया हुआ है, 264 है। अब आप देखिए झारखंड में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? झारखंड में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? यह है 21। ये भी क्रॉस चेक कीजिएगा, क्रॉस चेक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। झारखंड में कितनी नगर पंचायतें पाई जाती हैं? झारखंड में कितनी नगर पंचायतें पाई जाती हैं? 20। नगर निगम की संख्या कितनी है? मैंने पिछले क्लास में 9 बताया था, लेकिन मैंने देखा है 12 है। ठीक है, एट प्रेजेंट 12 है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा नगर निगम कितने। मैंने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था, तो उसमें 12 दिया हुआ है। ठीक है, उसमें 12 दिया हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं जो बुक में भी अपडेट करनी चाहिए, क्योंकि हम भी बुक ही पढ़ते हैं। लेकिन जब तक आप हर चीज को कनेक्ट करके नहीं देखिएगा, बार बार नहीं पढ़िएगा, सबसे दिक्कत होगी। ठीक है, तो उस दिक्कत को कैसे हटा सकते हैं? तो उस दिक्कत को हटा सकते हैं कि हम करंट से अपडेट रहे। जैसे मैंने अभी देखा कि 9 है, 9 नहीं है, 12 है, इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में से मैं एक एडिशनल फैक्ट बता देता हूँ कि रांची कब बना था, रांची नगर निगम कब बना था। तो रांची नगर निगम बना था, ठीक है, रांची नगर निगम 15 सितंबर 1979। 15 सितंबर 1979 याद कर लीजिएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, आया नहीं है पर आ सकता है। झारखंड में 1 लाख से 10 लाख के नगरीय जनसंख्या वाले जिले कितने हैं? तो वो है बी, 10। सोचिए, बी 10 है। अब आ जाइए 47वां नंबर क्वेश्चन में। 47वां नंबर क्वेश्चन में आप आ जाइए। अब इसमें बोले झारखंड के महानगर की संख्या कितनी है? तो झारखंड के महानगर की संख्या 3 है। झारखंड झारखंड में कौन सा शहर राज्य का कौन सा शहर महानगर है? तो धनबाद, रांची, जमशेदपुर, ये सभी होने चाहिए। ठीक है, झारखंड में लोकसभा के अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट कितने हैं? ठीक है, एसटी के लोकसभा के लिए आरक्षित सीट कितने हैं? तो पहला वाला सही है, झारखंड में लोकसभा के अनुसूचित जनजाति के लिए संख्या 5 है। ठीक है, ये 2 नहीं है, 5 है, मैंने ये बताया था, आपको याद होगा। तो केवल एक आंसर। अब झारखंड के में प्रथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड में प्रथम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अब ये पूछूंगा कि झारखंड में प्रथम राज्यपाल कौन थे? झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो वो प्रभात कुमार थे। कौन थे वो? प्रभात कुमार थे। अगर मैं बोलूं कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या था, तो बाबूलाल मरांडी, जो कि अभी बीजेपी का फेस है। नए जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें बीजेपी के फेस है, कैंडिडेट, सीएम कैंडिडेचर हैं। तो जब सीएम कैंडिडेचर है तो आपको याद करना है कि चलिए पुराना तो पास हो चुका है, अब इसको प्रेजेंट में कैसे कनेक्ट करें। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। ठीक है, अब याद करते चलिए। और झारखंड विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है? ठीक है, प्रथम। अब ये पूछ रहा है प्रथम अध्यक्ष कौन है, आपको क्या बोलना है? इंदर सिंह नामधारी। क्या है? इंदर सिंह नामधारी, इंदर सिंह नामधारी। प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? इंदर सिंह नामधारी। ठीक है, इन्हीं का नाम पहले धरा गया था विधानसभा में अध्यक्ष का। किनका नाम धरा गया था? इंदर सिंह नामधारी का नाम धरा गया था विधानसभा का अध्यक्ष का। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो चलिए, झारखंड के प्रथम विपक्ष नेता कौन थे? झारखंड के प्रथम विपक्ष नेता कौन थे? तो वो स्टीफन थे, स्टीफन मरांडी, स्टीफन मरांडी। याद कर लीजिए, विपक्ष कौन थे? स्टीफन थे। विपक्ष कौन थे? स्टीफन थे, स्टीफन मरांडी थे। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो वो विनोद थे, विनोद कुमार गुप्ता, विनोद कुमार गुप्ता। तो कोई मेरा भी दोस्त है एक विनोद, तो उसको मैं भी न्यायाधीश ही मानता हूं। तो आप भी उसको याद कर लीजिए, किसी के नाम पे याद कर लीजिए। प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो विनोद कुमार गुप्ता। आपको पूरा नाम याद नहीं करना है, आप सीधा फर्स्ट नेम याद कर लीजिए, विनोद। ठीक है, विनोद याद कर लीजिए। फटिक चंद्र हेम्ब्रम, फटिक चंद्र हेम्ब्रम कौन थे? फटिक चंद्र हेम्ब्रम कौन थे? तो मैं बता देता हूं
कि वो जेपीएससी के अध्यक्ष थे। जो भी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेपीएससी से सबका दिमाग फटता है। तो उससे याद रखिएगा, फटीक चंद्र हेम्ब्र। जेपीएससी से सबका दिमाग फटता है, तो उसके कौन थे हेड? सबसे पहला प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फटीक चंद्र हेम्ब्र। जो भी बोल रहा हूँ उसको दिमाग में क्लिक करते जाइए, वो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। झारखंड विधानसभा में प्रथम नामांकित सदस्य का क्या नाम है? झारखंड विधानसभा के प्रथम नामांकित सदस्य का नाम क्या है? तो उसका नाम है जोसेफ पंचेली गॉस्टिन। जोसेफ पंचेली गाल्स्टिन। अब आपको याद करना है कि झारखंड विधानसभा में प्रथम नामांकित कौन था? तो पंचेली था, जोसेफ था, गाल्स्टिन था। जोसेफ पंचेली गाल्स्टिन, ये सब नाम तो आपको याद जा ही नहीं सकते, इतना मतलब थोड़ा यूनिक नाम है, तो आप वो याद करके बहुत दिन तक उसको सेव कर सकते हैं अपने मेमोरी में। तो चलिए, झारखंड की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? झारखंड की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो वो थी जोबा मांझी। जोबा मांझी का आवास रांची में है, ठीक है। ये भी एक बता ही देता हूँ। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो वो लक्ष्मण थे, ठीक है। लोका से ल से लक्ष्मण, ल से लोकायुक्त। ल से लक्ष्मण, ल से लोकायुक्त। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना बोला जा रहा है आप उतना कीजिए, वो याद हो जाएगा। ल से लक्ष्मण, ल से लोकायुक्त, ठीक है। ल से लक्ष्मण, ल से लोकायुक्त, याद रहेगा, श्योर याद रहेगा। झारखंड के प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? झारखंड के प्रथम परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिए, ठीक है। अब याद कर लीजिए 60 में, 60 क्वेश्चन में है कि, हाँ, 60 क्वेश्चन में कि राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? वीएस दुबे। अगर आप देखा जाए, बी, राष्ट्र के प्रथम आरक्षी महानिरीक्षक करे थे, ठीक है, शिवाजी थे। आरक्षी कौन थे? महानिरीक्षक करे थे। राज्य के प्रथम अशोक चक्र विजेता रणधीर शर्मा वर्मा। अब अवश्य याद रखता है, अशोक चक्र विजेता रणधीर, नाम में ही थोड़ा जान। और झारखंड के आंदोलन का जनक 1911 में जे बार्थोमन, जे बार्थोमन, ये आपको याद हो जाएगा। वीएस दुबे से एक ये बता देता हूं, इनका घर रांची में है, और इनके घर मैंने मतलब ट्यूशन पढ़ाने में गया था, इनको जो प्रथम मुख्य सचिव थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जब मुझे भी पता चला था तो थोड़ा अलग लगा था। तो आप ये याद कर सकते हैं। अब याद कीजिए 61, 61 में क्या है? झारखंड विधानसभा के विपक्ष के प्रथम नेता स्टीफन मरांडी थे। अभी ने बताया था कि ये विपक्ष के नेता थे स्टीफन मरांडी। और विधानसभा में प्रथम नामांकित जोसफ पंचेली थे, जोसफ पंचेली थे नामांकित। तो ये आपको दोनों सही, हटाइए इसको। अब भारत एवं विश्व में प्रथम झारखंड, भारत एवं विश्व में प्रथम झारखंड। अब सबसे पहले, भारत की पहली स्टील कारखाना जमशेदपुर में स्थापना कब की गई थी? ये तो 1907 सबको पता है, ठीक है, 1907 सबको पता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्थापना की गई थी, लेकिन जब प्रोडक्शन होता है ना, पी फॉर प्रोडक्शन है, वो 1911 में की गया था। वो कब किया गया था? 1911 में। और इसका नाम टिस्को से टाटा स्टील में कब किया गया था? टिस्को से टाटा स्टील में कब चेंज हुआ था? ये हुआ था आपका 2005 में, ठीक है, 2005 में टाटा स्टील में हुआ था। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टील कारखाना कब बना था जमशेदपुर में? कब बना था? 1907 में। प्रोडक्शन कब हुआ? 1911 में। और पहले इसका नाम था टिस्को। नाम परिवर्तित कब हुआ? नाम परिवर्तित 2005 में हुआ, टाटा स्टील, ठीक है। ये अब आपको याद हो गया होगा। अब आ जाइए ऊपर। भारत का पहला सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपका सिंदरी में। उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सिंदरी में। भारत का पहला बड़ा विस्फोटक उत्पाद कारखाना कहाँ किया गया था? वो गोमिया में। अब देखिए, भारत का मतलब सोचिए, ये झारखंड का एरिया है, वो भारत में सबसे पहले किया गया था। तो वो तो इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए, आपको याद कर लेना चाहिए। तो सिंदरी में किया गया था, बड़ा उर्वरक संयंत्र पहला लगाया गया था, और बड़ा विस्फोटक उत्पाद कारखाना गोमिया में करवाया गया था। एशिया का पहला मीथेन गैस का कुआं, एशिया का, मैं बोल रहा हूं, एशिया का पहला मीथेन गैस का कुआं कहाँ स्थित है? तो पर्वतपुर में है,
कहाँ है? पर्वतपुर। अगर कोई पूछे पर्वतपुर कहाँ है तो बोकारो में है। याद कर लीजिएगा। कुआं बोकारो। कुआं मीथेन गैस का कुआं कहाँ पे? पर्वतपुर बोकारो में। याद रहेगा? याद रहेगा, क्योंकि ये एशिया का बात हो रहा है। अब 66 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड में भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है लौह इस्पात का कारखाना झारखंड का? तो वो है बोकारो में। कहाँ है? बोकारो में। अब आ जाइए, विश्व का सबसे बड़ा लाख नियंत्रण केंद्र झारखंड के किस जिले में है? तो वो है लातेहार में। ठीक है, लातेहार में। कहाँ पे? टोरी में। कहाँ पे? टोरी में। और उसका 19%, यहाँ से 90% निर्यात किया जाता है। तो ला से लाख, लौ से लातेहार, लौ से लाख, लौ से लातेहार। याद कर लीजिए। लाख, लातेहार, लाख, लातेहार। कहीं दिमाग नहीं लगाना है। जो आपका अभी राजकीय प्रतीक चिन्ह है, ये पुराना वाला है। ये अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए हम लोग को नया वाला क्वेश्चन लाना पड़ेगा, ताकि नया चिन्ह से हम उससे पढ़ सकें। तो 68 से 75 क्वेश्चन में कट कर देता हूँ। ठीक है, 68 से 76 क्वेश्चन में कट कर देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि झारखंड का आधिकारिक राज्य पुष्प कौन सा है? ये तो सबको पता है, पलाश है। ठीक है, पलाश। और ये पुराना क्वेश्चन में भी आ चुका है। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो वैलिड है, लेकिन कुछ कुछ में जैसे चिन्ह ही चेंज हो गया है, तो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो लाऊंगा, उसको पढ़ाने के बाद मैं ये आपको करवाऊंगा। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं कि राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो वो साल है। ठीक है, राजकीय वृक्ष कौन सा है? साल है। निम्नलिखित, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको दिखाया था कि क्या क्या उसमें आया था, क्या क्या उसमें मैंने डायग्राम देखा था। कौन सा पक्षी झारखंड का राज पक्षी माना जाता है? तो इसको माना जाता है एशियन कोयल को। ठीक है, एशियन कोयल को। अब आ जाइए, किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? तो ये है इंडियन एलिफेंट, हाथी को दिया गया है। याद रहेगा। अब चलिए, इसके पीछे वो चिन्ह से है। हम अब आते हैं विविध में, मतलब मिसलेनियस में आते हैं। तो झारखंड का पहला तांबा संयंत्र केंद्र कहाँ है? वो है घाटशिला। वहां कॉपर का ये है। ठीक है, तो कॉपर भी मिलता है वहां पे, तांबा मिलता है, सारा चीज वहां पे बहुत। वो घाटशिला एक बेल्ट ही, तो आप याद कर लीजिए घाटशिला। याद रहेगा। तांबा संयंत्र कहाँ अवस्थित है? घाटशिला। चलिए अब हम नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, और ये झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? बूढ़ाघाट। कहाँ है बूढ़ाघाट? ये लातेहार के पास है। ठीक है, बूढ़ाघाट लातेहार के पास है। अब आपको याद रखेगा, अगर मैं पूछूं कि किस हाइट से किसी को मैं फेंकूं, तो पक्का है कि उसका जान मान का हानि होगा। तो कहाँ से होगा? बूढ़ाघाट से होगा, क्योंकि सबसे ऊंचा है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि किस चोटी से फेंकूंगा तो उसके जान मान की हानि होगी, तो वो कहाँ पे होगा? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो ये ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। कुछ कुछ छोटा छोटा चीज है जो हंसी मजाक में आप याद कर सकते हैं। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ियां कौन सी है? झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ियां कौन सी है? तो मैं आपको बताता हूँ, पारसनाथ की पहाड़ियां। ये जैन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैन तीर्थंकर के लिए समित शिखर भी बोला जाता है। और 1365 मीटर का हाइट है। 1365 मीटर का हाइट है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पारसनाथ के पहाड़ियों का हाइट कितना है? तो 1365 मीटर। ठीक है, रुकिए 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 रुकिए, गलत दिखा रहा है। ये 1365 मीटर की हाइट है। याद रहेगा? याद रहेगा जरूर, क्यों नहीं याद रहेगा। झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थल कौन सा है? झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थल कौन सा है? तो आपको पता है नेतरहाट है, क्योंकि नेतरहाट में बहुत ही ठंडा रहता है। क्यों? वहाँ पे स्कूल है, जो फेमस स्कूल है, वहाँ के जो टीचर है वो बताते हैं कि वहाँ बहुत ठंडा रहता है। वो अभी भी, अभी से ही, मतलब गर्मी के दिनों में भी वो जैकेट डाल के रहते हैं। झारखंड में किस जिले का काले हीरो का शहर कहा जाता है? झारखंड के किस जिले को काले हीरो का शहर कहा जाता है? अब मैं अगर बोलूं कि झरिया कहाँ है, झरिया कोल माइंस कहाँ है, तो वो आपका धनबाद में है। ठीक है, धनबाद में, वो याद रहेगा। और जो झरियागढ़ का किला भी है, ठीक है, झरियागढ़ का किला भी है, झरियागढ़ का किला भी है, वो भी कहाँ पे है? धनबाद में है। ठीक है, कहाँ पे है? धनबाद में। तो मैं एक साथ, एक ऑप्शन के साथ तीन चार क्वेश्चन भी बता दूंगा, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहां से याद करते चलिए। अब 82 नंबर क्वेश्चन में आते हैं।
झारखंड के किस खनिजों का भंडार गृह, झारखंड को किसे खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है? झारखंड के किसे खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है? उसको बोलते हैं छोटा नागपुर। इसको बोलते हैं छोटा नागपुर का। ठीक है। पठार। झारखंड में किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? झारखंड के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? नेतरहाट में होती है। चलिए, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? किसी को बोलने की जरूरत है क्या? रांची को। ठीक है। झारखंड 85 में आ जाते हैं, 85 में। झारखंड का स्टील नगर किसे कहा जाता है? झारखंड का स्टील नगर टाटा नगर को कहा जाता है। नगर बोला ही गया हुआ है, तो टाटा नगर लगा दीजिए। क्या जाता है आपका? झारखंड की सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो दामोदर घाटी योजना। दामोदर घाटी योजना। अब इसको याद रखिएगा कि 1948 में आरंभ किया गया था। ठीक है। और ये किसकी परियोजना थी? ये वेस्ट बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। झारखंड की संयुक्त परियोजना है। और इसको ना, जो परियोजना है, किससे प्रेरित था? तो अमेरिका के टेनेसी घाटी से परियोजना से ये प्रेरित था। तो अगर मैं बोलूं कि दामोदर घाटी परियोजना किससे प्रेरित है, क्वेश्चन अगर आता है, तो अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित है। और ये कब प्रारंभ हुआ था? ये 1948 में प्रारंभ हुआ था। और किस दो राज्य से अभी जुड़ के है? तो वेस्ट बंगाल और झारखंड। उस समय तो झारखंड नहीं बना था, उस समय बिहार तो था, बिहार भी कह सकता। तो चलिए नीचे आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन में। 87 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सही कथन का चुनाव करें। सही कथन का चुनाव करे। तो सही कथन में क्या बोल रहा है? तो आप देख सकते हैं झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ पे है? तो अभी हम लोग क्वेश्चन देखे थे कि वो नेतरहाट में। और झारखंड के खनिजों का भंडार कहीं हजारीबाग है? नहीं जी, हजारीबाग तो नहीं है। ये छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर कार्टून नेटवर्क, याद रखिएगा। ठीक है। छोटा नागपुर कार्टून नेटवर्क। अब ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट में। अब आ जाइए प्राचीन, झारखंड के प्राचीन इतिहास में आ जाइए। झारखंड के प्राचीन इतिहास में अब इसका एक सब पार्ट है, झारखंड का नामकरण। अब कहाँ कहाँ झारखंड को क्या क्या बोला जाता है, इससे एक नंबर क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उसको बोला जाता है वन प्रदेश। झार और खंड। झार का मतलब क्या होता है आपको पता है? जो आपका जंगल होता है। और खंड का मतलब भूभाग। खत्म। अब आ जाइए, जेपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो मैं बोलूंगा ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। अगर मैं बोलूं कि झारखंड में सबसे पहले साहित्यिक लिखा है, तो वो ऐत्रेय ब्राह्मण है। याद रख लीजिए। डैश ग्रंथ में झारखंड को मुरुंड नाम से जाना जाता है। डैश ग्रंथ में झारखंड को मुरुंड नाम से जाना जाता है। तो उसको बोला जाता है वायु। वायु पुराण। ठीक है। वायु पुराण में जाना जाता है। और अगर मैं बोलूं कि ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या जाना जाता था, तो पुंडरू। ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या, कैसे झारखंड को जाना जाता था? तो पुंडरू। ठीक है। पुंडरू। पुंडरू से जाना जाता था। याद कीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुरंड। मुरंड किसके नाम से आता है? वायु। मुरंड वायु। मुरंड वायु पुराण। मुरंड वायु पुराण। मुरंड वायु पुराण। आप इसको बोलते रहे, याद हो जाएगा। मुरंड वायु पुराण। और जो प्रथम साहित्यिक उल्लेख किस ग्रंथ में पाया जाता है, जो 2017 का क्वेश्चन आ रखा है, ऐत्रेय ब्राह्मण। और ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं पुंडरू। ठीक है। आपको याद रहेगा, याद रहेगा, कहाँ जाएगा। अब हम आ जाते हैं जेपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। क्या पूछा गया? कि दिग्विजय पर्व। ठीक है। दिग्विजय पर्व झारखंड में किस नाम से जाना जाता था? जेपीएससी 2023 का क्वेश्चन है, तो उसको पुंडरिक। ठीक है। पुंडरिक। पुंडरिक याद रखिएगा। पुंडरिक याद रखिएगा। दिग्विजय पर्व को किस में जाना जाता था? पुंडरिक। ठीक है। डीपी से याद रख लीजिए। डीपी। अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, दुर्गा पूजा भी तो चल ही रहा है। तो दिग्विजय पर्व हो गया। ठीक है। दुर्गा पूजा पर्व। और क्या नाम से आता है? पुंडरिक नाम से जाना जाता है। अब इससे आसान तरीका से याद कैसे कीजिएगा, आप बताइए। अब हम आ जाते हैं मलिक मोहम्मद जैसी। ये तो आपने मूवी देखे थे पद्मावत, जिसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सियां हुई थी। उसमें झारखंड शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अच्छा, ऑप्शन में तो पद्मावत है ही। तो मलिक मोहम्मद जैसी किसमें? पद्मावत। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है। कौटिल्य के द्वारा, छठा नंबर क्वेश्चन में, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो झारखंड
शब्द का उल्लेख कुकुट नाम से किया गया। ठीक है, तो क से कौटिल्य, क से कुकुट, क से कौटिल्य, क से कुकुट। ठीक है, क से कौटिल्य, क से कुकुट। इससे आसान याद करने का तरीका मैं अभी अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो भी फ्रेशर्स जो पढ़ चुके हैं उनको तो रिवीजन बोर्ड में वो उनके लिए बहुत ही अच्छा है, जो अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सातवां नंबर क्वेश्चन है। कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया था, तो छोटा नागपुर याद कर लीजिए। ठीक है, छोटा नागपुर याद कर लीजिए। अब हम आते हैं अठवां में। अठवां में आप आ जाइए तो अथर्ववेद में अथर्व वर्व तो व्रात्य बोला जाता था। ठीक है, अथर्व तो व्रात्य बोला जाता था, याद कर लिए। अथर्व बोल रहे हैं तो व्रात्य बोला जाता था। विष्णु पुराण मुंड, विष्णु मुंड, नौ भी आ रहा है, नु भी आ रहा है, तो मुंड, विष्णु में मुंड। अकबरनामा में झारखंड, अकबरनामा और भागवत पुराण में किकट। तो ठीक है, तो भागवत पुराण में किकट, तो भागवत पुराण में क्या बोलता है? भाग किकट। ठीक है, भाग क्रिकेट, भाग क्रिकेट किसको बोले? भगा रहे, भाग क्रिकेट। तो अब याद हो सकता है। अकबर में झारखंड बोला जाता था। अथर्व में तो व्रात्य, रव रव आ रहा है तो इसमें व्रात्य होगा। ठीक है, और विष्णु में पहले से लगा हुआ है तो मुंड। ठीक है, मुंड आप याद करते चलिए, ये याद हो जाएगा। और मुरुंड कहाँ पे था? मुरुंड कहाँ पे था? वायु पुराण में था। मुरुंड कहाँ पे था? वायु पुराण में था। कंफ्यूजन हो सकता है, तो कंफ्यूजन को हटा लीजिए। विष्णु पुराण में मुंड बोला जाता है और र कहाँ लगता है? वायु में। ठीक है, र कहाँ लगता है? मुरंड वायु में लगता है। खत्म। अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल में, जो कि आपका है नौवां। झारखंड के ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो झारखंड इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत क्या है? तो लोक कथाएं, अनुश्रुतियां, सांस्कृतिक पुरातत्व, ये तो आपको मतलब लुलु पुचू बॉल मिल रहा है जो आप मार सकते हो उस पर छक्का। सर्वप्रथम 10वां नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम झारखंड शब्द का पुरातात्विक प्रमाण 13वीं शताब्दी में डैश में मिलता है। किसमें मिलेगा आप ही बताइए। तो पुरातात्विक इसमें ताम्रपत्र में मिलता है। किसमें मिलता है? ताम्रपत्र में। ठीक है, 13वीं शताब्दी ताम्रपत्र। 13वीं से याद कर लीजिए ताम्रपत्र, त और त, त और त, त और त। ठीक है, याद हो जाएगा। झारखंड राज्य के प्राप्त पुरातात्विक स्रोत का प्राचीनतम साक्ष्य है, क्या है? पत्थर के उपकरण। ठीक है, पत्थर के उपकरण है, याद रखिएगा। यहाँ पे लोग पत्थर से ज्यादा यूज करते थे। ठीक, याद कर लीजिए, पत्थर के उपकरण। पुरातात्विक स्रोत क्या है? प्राचीन पत्थर, प्राचीन पत्थर, प्राचीन पत्थर, याद कर लीजिएगा। इसको याद करने का ये कैसे तरीका क्या है? प्राचीन पत्थर। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको हंसी खेल में भी याद कर लीजिएगा ना, तो आगे जाके आपको पता चलेगा कि मैंने कितना चीज हमने एक बार में कवर कर लिया। मौर्य सम्राट के डैश शिलालेख में आठविक जातियों का उल्लेख हुआ है जो झारखंड के में निवास करते थे जनजातीय संबंध। तो वह 13वां, 13 आटा, 13 आटा, मौर्य 13 आटा। ठीक है, या फिर आप याद कर लीजिए अशोक 13 आटा। अब जो जैसे याद करना वो आप पे है। अशोक 13 आटा। ठीक है, या 13 आटा अशोक, ऐसे याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है? 13 से 13वां, आटा से आठवें, अशोक से आपको पता है सम्राट अशोक। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए। झारखंड को महाभारत काल में क्या कहा जाता था? तो इसको बोला जाता था पशु भूमि। महाभारत काल में क्या कहा जाता था? पशु भूमि। समुद्रगुप्त का के प्रयाग प्रशिष्टि में झारखंड को किस शब्द से प्रयोग किया गया है? तो इसको किया गया है मुरुंड। किससे किया गया है? मुरुंड। और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी बोला जाता था। तो समुद्र, समुद्र मुरुंड, समुद्र मुद्र मुरुंड, मुद्र मुरुंड, मुद्र मुरुंड, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। वायु में भी मुरुंड बोला जाता था। ठीक है, अब जो जो मैं बोलते जा रहा हूँ उसको आप लिखते चलिए, याद हो जाएगा तो अच्छी बात है। अब इसमें कुछ कुछ बताया हुआ है कि मुंडल शब्द का प्रयोग टॉलमी ने किया था। मुंडल का शब्द टॉलमी ने किया था। ठीक है, खुखरा शब्द का प्रयोग कहाँ होता था? मुगल काल में होता था। ठीक है, खुखरा शब्द का प्रयोग कहाँ होता था? मुगल काल में होता था। और कौटिल्य ने क्या किया था? क्रिकेट। ठीक है, कौटिल्य ने क्या किया था? क्रिकेट। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। संथाल परगना क्षेत्र प्राचीन काल में क्या कहा जाता है? ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको बोला जाता था नरीखंड।
ठीक है, बाद में कंकजोल भी बोला जाने लगा। ठीक है, तो अगर संथाल एसपी को लिख दे, संथाल परगना, इसको क्या बोला था? नरी खंड, नरी खंड। और बाद में इसका नाम क्या रख दिया गया? बाद में इसका नाम रख दिया गया, मतलब इसको कांकजोल के नाम से भी जाना जाने लगा, कांकजोल। ठीक है, तो जो भी मैं लिखते जा रहा हूं उसको एक बार अपने साथ भी लिखते चलिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। छोटा नागपुर एवं राजमहल का वर्णन निम्न में से किस के यात्रा वृत्तांत में किया गया है? तो ये हुइंचुआंग, हेमनस्वांग, अब्दुल लतीफ, बिशप फीवर, सभी के बारे में दिया गया है। तो अब आपका काम क्या है कि बिशप फीवर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, अब्दुल लतीफ कहाँ से आए थे उसके बारे में भी जान लीजिए, और हेमनस्वांग तो आपको पता ही है नाम से कि कहाँ कहाँ से आए होंगे। तो चलिए झारखंड 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि झारखंड के आईने अकबरी में उल्लेख किस नाम से किया गया है? झारखंड का आईने अकबरी का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो इसका नाम है कोकरा और खंकरा, दोनों से किया गया। ठीक है, आईने अकबरी में कोकरा और खंकरा दोनों से किया गया। अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो मैंने अभी बताया था कि अकबरनामा में झारखंड कहा गया है। आप पुराना भूलते मत जाइएगा, साथ साथ लिखते जाइएगा। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी में, तुजुक ए जहांगीरी ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख किस नाम से कहा गया? तो खोखरा, खोखरा, खोखरा। अब मैं अगर बताऊं कि मुगल क्या बोलते थे, तो खोखरा बोलते थे। सिंपल सा बात है, मुगल क्या बोलते थे? तो खोखरा बोलते थे। व्रात्य कहाँ हुआ था, याद है? अगर याद है व्रात्य, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि व्रात्य कहाँ बोला जाता था। जो भी जेएसएससी जेपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही मतलब सीरियस कैंडिडेट है, वो इस सब चीजों को, जो भी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, वो आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप वीडियो देख रहे हैं, आप उसके साथ कमेंट सेक्शन पर भी लिख दीजिए कि व्रात्य कहाँ बोला जाता था। ठीक है, चीनी यात्री हुइनसांग ने झारखंड के किस शब्द का प्रयोग किया? कोलिनो सुकालाना, कोलोना, कोलोना सुकालाना। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, हंसा क्या बोला था? कोरोना, कोरोनासु कलाना, कोरोनासु कलाना। कैसे? कोरोनासु कलाना। हंसा क्या बोला? कोरोना सु कलाना, कोरोना सु कलाना। ठीक है, अब ऐसे तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब आप इसको याद करिएगा तो आपके लिए बेटर है। निम्न 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से किसने झारखंड को कुकुड लाड से संबोधित किया गया था? तो ये फाहयान। किसने किया था? फाहयान। फाहयान ने कुकुट लाड से संबोधित किया था। अब फेंसांग ने किससे किया था? कोलोना कला, कोलोना सुकलाना। ठीक है, फेंसांग क्या बोला? कोलोना सुकलाना। ठीक है, कोलोना सुकलाना और कुकुट लाड फाहयान। याद करिए, चीनी यात्री जो भी बोलते हैं उसको तो पढ़ ही लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ ही देते हैं। ठीक है, कोरोना भी तो लाए थे साथ में, तो इससे भी याद कर लीजिए कि हेनसांग क्या लाया था? कोरोना लाया था। खत्म। हेनसन क्या लाया था? कोरोना लाया था। बस, ये हो गया। कुकुट लाट कौन बोलता है? फायान बोला था। चलिए, अब आगे आ जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इसको कैसे टैकल कीजिएगा? ये मेसोलिथिक युग से माना जाता है। एक मैं टास्क देता हूँ आप लोगों को कि जितने भी युग हैं, ठीक है, उसका कमेंट सेक्शन में बना दीजिए, लिख दीजिए, या फिर आप जैसे भी है, आप अपने से एक बनाइए चार्ट, उसको बना के देखिए कि कौन सा युग कब है। ठीक है, ब्रॉन्ज युग, वैदिक युग, नियोलिथिक युग, मेसोलिथिक युग का एक युग का चार्ट बनाइए और बताइए कि कौन सा युग कब है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में झारखंड की 23वां नंबर क्वेश्चन है। झारखंड के लोगों का आजीविका का मुख्य स्रोत क्या था? क्या था मुख्य स्रोत 23 में? मतलब 23 में था शिकार। ठीक है, जब प्रागैतिहासिक काल में लोग आजीविका में क्या करते थे? शिकार करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। और झारखंड में जंगल है, जंगल रहेगा तो घर किसको मिलेगा? मिलेगा जानवरों को। और जानवर ज्यादा रहेंगे तो खाना किसको मिलेगा? तो यहाँ के लोगों को मिलेगा। हजारीबाग के बांदा क्षेत्र में कौन सा औजार प्राप्त हुआ था? हजारीबाग में बांदा क्षेत्र में कौन सा औजार प्राप्त हुआ? हस्त कुठार। कौन सा होता है? हजार, हजार हस्त का बंदा है। हजार हस्त का बंदा है, मतलब हजार हस्त का बंदा है, हजार हाथ का बंदा है, तो आपको याद हो सकता है। ठीक है, हजार हस्त का बंदा है, ये आप ऐसे याद कर लीजिए। हजार हस्त का बंदा है। हस्त का मतलब हाथ, हजार हाथों वाला बंदा है।
तो हस्त मिला था कहां से? बंदा क्षेत्र से। इंपॉर्टेंट इसलिए कि बंदा क्षेत्र बंदा क्षेत्र कहाँ है? हजारीबाग में है। तो ये आपका धीरे धीरे एरिया भी क्लियर होते जाएगा। और अगर जो लोग थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहते हो तो बांदा क्षेत्र, अगर आप लैपटॉप में देख रहे हो तो मोबाइल में देख लो कि बांदा क्षेत्र है कहाँ। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक कालीन दुर्लभ शैल चित्र कहाँ पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं गढ़वा में। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि प्रागैतिहासिक कालीन दुर्लभ शैल चित्र गड्ढा में पाया गया, सिंपल सा याद याद कर लीजिए। प्रागैतिहासिक काल का दुर्लभ शैलचित्र गड्ढा में पाया गया, तभी तो उसको खोदे होंगे, तभी तो मिला होगा। चलिए, गढ़वा जिला है। ये मैं बस आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। प्रागैतिहासिक काल में कितने भागों में विभाजित किया गया? प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये 3 भागों में विभाजित किया है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है। स्टोन एज है। तो स्टोन एज को 3 भाग में, पूर्व, मध्य, नव। ठीक है। अब आ जाइए, रामगढ़ के किस क्षेत्र से पूरा पाषाण काल का औजार मिला है? रामगढ़ के किस क्षेत्र से पूरा पाषाण काल का औजार मिला है? तो रामगढ़ के बगल में कौन सा ये है? गंगा नदी होगी? नहीं होगी। नर्मदा होगी? नहीं होगी। तो बच्चा कौन? दामोदर नदी घाटी। ठीक है। ये तो मतलब बच्चा भी मार देगा अगर वहां का वो रह रहा होगा। ठीक है। पुरा पाषाण कालीन औजारों के अवशेष झारखंड के किस क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं? पूरा पूरा पाषाण कालीन औजारों के अवशेष झारखंड के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो हजारीबाग, देवघर, दुमका, सब जगह से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। जहां मैक्सिमम पॉइंट ऑफ व्यू में झारखंड के एग्जामिनेशन में ये देखा हूं कि ये सभी होते हैं, तो आप आंख बंद करके लगा सकते हैं लगभग 100 में से 80% तो सही होगा। ठीक है। 100 में से 80% तो सही होगा। तो कुछ कुछ ट्रिक्स है जो अभी झारखंड चेंज नहीं करेगा, आई थिंक सो। तो आप इसको सोचिए और दिमाग लगाइए। ठीक है। तो अब आ जाते हैं 90 नंबर क्वेश्चन में। 90 नंबर क्वेश्चन क्या आपको बोलता है? 90 नंबर क्वेश्चन बोलता है हजारीबाग के जिले के इसको नामक स्थान में एक पत्थर पर आदि मानव द्वारा चित्र किया गया है। ठीक है। वो चित्रण कहाँ मिला है? तो चित्रदुर्गा में मिला है, शैल चित्र में भी मिला है, और सब जगह मिला है। ठीक है। तो आप ये सभी में मार सकते हैं। ठीक है। ये सभी में मार सकते हैं। 29 का डी है। झारखंड के मध्य पाषाण कालीन अवशेष कहाँ पाए गए हैं? झारखंड में मध्य पाषाण कालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये है आपका दुमका, पलामू, धनबाद। मैं क्या बोला, ये सभी अगर आएंगे तो आप खेल सकते हैं इसमें। अगर इसी तरह हम देखते हैं कि झारखंड में नव पाषाण कालीन संस्कृति कब से, तो आप याद कीजिएगा 10 से 1000, 10 से 10 के से 1 के। ठीक है। नया पत्थर का कितना का मिलता है? तो 10 के से 1 के। नया पत्थर कितना का मिलता है? तो आप बोलिए, नया स्टोन का कितना है? नया स्टोन का दाम है 10 के से 1 के। बस याद कर लीजिए ये सब चीज। ठीक है। न्यू स्टोन का दाम कब से कब तक है? 10 के से 1 के, ईस्वी पूर्व। ठीक है। अब पुरातत्ववेत्ता बोरमैन ने नवपाषाण कालीन कितने प्रकार के हस्तकुटीर की खोज की थी? कितने खोज की थी? आप बताइए। आप बताइए। तो 32 का 12, बोरमैन 12। आप ऐसे याद कर लीजिए, बोरमैन 12, बोरमैन 12, बोरमैन 12। याद हो जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जितना मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनते भी जाइएगा और उस वीडियो को 2 बार रिपीट भी करके देखिएगा तो वो हो जाएगा। झारखंड के किस पुरातात्विक स्थान से 6ठी शताब्दी के बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है। कहाँ प्राप्त हुए? सीतागढ़ पहाड़ पे। ठीक है। सीतागढ़ पहाड़ पे प्राप्त हुए हैं। और अगर मैं पूछूं कि सीतागढ़ पहाड़ कहाँ है, तो ये आपका हजारीबाग में है। कौन बताएगा ये आपका हजारीबाग में। और ये कब हुआ था? 6ठी शताब्दी का बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए। ये कितना पुराना है आप सोचिए। झारखंड, अब 34 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। झारखंड के किस स्थान से आखेट की चित्र प्राप्त हुई है? आखेट की चित्र प्राप्त हुई है। तो ये है बेनूसागर। बेनूसागर कहाँ पे है? तो बेनूसागर का शिव मंदिर है। बेनूसागर वेस्ट सिंहभूम में। तो याद हो सकता है आपको, आई थिंक याद हो जाना चाहिए। ठीक है। तो आखेट है बेनू, आखेट है बेनूसागर। ठीक है। अब अजय
झारखंड के किस स्थान से 7वीं शताब्दी के जैन मूर्तियां प्राप्त होती हैं? जैन मूर्तियां प्राप्त होती है। सॉरी, आखेट 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 का आप ये कर लीजिएगा, सुधार लीजिए। आखेट का सुधार लीजिएगा, आखेट के भवनाथपुर। ठीक है, आखेट है भवनाथपुर, आखेट है भवनाथपुर, आखेट है भवनाथपुर। तो 35 नंबर में आ जाते हैं, 35 नंबर में आ जाते हैं। झारखंड के किस स्थान से 7वीं शताब्दी के जैन मूर्तियां प्राप्त हुए? वो है आपका बेनुसागर। ठीक है, ये आपका बेनुसागर। मुझे कुछ और याद आ गया था, तो आखेट आपका है भवनाथपुर। ठीक है, अगर मैं बोलूं आखेट है भवनाथपुर, आंख में भावना। ठीक है, भावना का आंख देखिए। ठीक है, भावना का आंख देखिए, तो आखेट से ऐसे करते हैं भवनाथपुर। और मैं अगर बोलूं कि जैन मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई, तो बेनुसागर। ठीक है, याद हो जाएगा। अब 36वां में आ जाइए। झारखंड के किस स्थान से आदि मानव के निवास साक्ष्य मिलते हैं? झारखंड के किस स्थान से आदि मानव के निवास साक्ष्य मिलते हैं? वो आपका है छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र। चलिए, अब आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो झारखंड में पूर्व पाषाण काल के अवशेष दुमका, रांची, हजारीबाग, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम एवं बोकारो आदि की नदियों के तटों से प्राप्त हुए हैं। क्या ये सही है कि गलत है? दूसरा आ जाते हैं। जिस समय सिंधु घाटी की कांस्यकालीन संस्कृति का विकास हो रहा था, उस काल में छोटा नागपुर नव पाषाण संस्कृति विकसित हो रही थी। ठीक है, विकसित हो रही थी। तीसरा में आ जाइए। नव पाषाण कालीन संस्कृति के चिन्ह लोहरदगा, रांची एवं सिंहभूम में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और चौथा ऑप्शन है आपका कि झारखंड के नवपाषाण काल से संबंधित, झारखंड के नवपाषाण काल से संबंधित प्राप्त सामग्रियों में कुठार, छेनी से स्लेट, चाकू, तांबे आदि प्रमुख हैं, आदि प्रमुख हैं। तो भैया ये अगर ज्यादा बड़ा मिल रहा है तो ये चार हो गया। अगर हम पिछले वाले अगर ऑप्शन में देखें, तो 3 ऑप्शन तो सही ही जा रहा है। ठीक है, तो ये सभी हैं। ठीक है, अब आ जाइए 38वां में आ जाइए कि दूध पानी कहाँ पे क्या क्या सम्मिलित करना है। ठीक है, तो दूध पानी कहाँ पे है जी? तो दूध पानी आपका 8वीं शताब्दी का अभिलेख प्राप्त हुआ था। दुमदुमा कहाँ है जी? तो दुमदुमा है आपका शिवलिंग से रिलेटेड। मुरद कहाँ है जी? ठीक है, तो मुरद है आपका कांसे की अंगूठी। ठीक है, और लोहरदगा कांसे का प्याला। ठीक है, लोहार क्या बना है? कांसे का प्याला। ठीक है, लोहार क्या बना है? कांसे का प्याला। और मर्द कांसे की अंगूठी पहनता है। ठीक है, मर्द से याद कर लीजिए कांसे की अंगूठी, मर्द से याद कर लीजिए कांसे की अंगूठी। ए ऑप्शन है 38 का, ए है 38 का ए है। मर्द क्या पहनता है? कांसे की अंगूठी की। लोहार क्या बनाता है? कांसे का प्याला। अब इससे, और दुमदुमा क्या है? शिवलिंग है। चलिए, अब आ जाते हैं। अ, हाँ, ताम्रपाषाण काल में झारखंड, ताम्रपाषाण काल में झारखंड का क्या था? तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 39। झारखंड के डैश क्षेत्र में ताम्रपाषाण युग की संस्कृति बिंदु था। ठीक है, किस क्षेत्र में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु था? तो ये सिंहभूम का था। ठीक है, सिंहभूम का था, याद कीजिएगा, सिंहभूम का था। 40 में आ जाइए। यह हाई स्कूल शिक्षक 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित साइटों में कौन सा झारखंड का एक ताम्र प्रशांत साइट संबंधित नहीं है? तो यह है कुनार नहीं है। ठीक है, जबकि करहरबड़ी, बदम, रामगढ़, पांडु, नामकुम आदि क्षेत्र ताम्र पाषाण काल से साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, नौ आप याद कर लिए, कुनार नहीं है, करहरबड़ी, बादाम और राम। ठीक है, तो राम का बादाम बहुत करहर है। ठीक है, करारा है। राम का बादाम बहुत करहर है, वो किससे रिलेटेड है? वो ताम्रप्रसान साइट से रिलेटेड है। आप लिख लीजिए, राम का बादाम बहुत करारा है। ठीक है, बहुत बड़ा करारा है। कैसे याद हो जाएगा? करहर बड़ी, रामगढ़ बादाम, या फिर राम का बादाम बड़ा करहर। ठीक है, बड़ा करहर है, वो याद हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में। झारखंड की कौन सी जनजाति खदानों से तांबा निकालकर उपकरण बनाने में विधा परिचित थी? ठीक है, किस जनजाति को, सिंपल सा अगर मैं बोलूं, सिंपल सा अगर अपने लैंग्वेज में बोलूं, तो किस जनजाति को तांबा का उपकरण बनाने का ये था? तो उसका ऑप्शन है बिरहोर। असुर को तो था ही, असुर तो लोहा वगैरह सारा करता था।
बिरहोर को भी था और बिरिजिया को भी था, ठीक है। असुर, बिरहोर, बिरिजिया तीनों है। असुर, बिरहोर, बिरिजिया तीनों हैं, ठीक है। अब 42 में आते हैं। झारखंड में जो बोर्ड, अगर आपको दिख नहीं रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा बोलते जा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे साउंड पे भी ध्यान दीजिएगा। झारखंड के में कांस्य युग के प्रणेता छोटा नागपुर कौन सी जनजाति को माना जाता है? तो कांस्य युग में असुर, बिरिजिया दोनों को माना जाता है। झारखंड में स्फटिक के धारदार औजार प्राप्त हुए हैं। स्फटिक के धारदार औजार प्राप्त हुए, ये कौन सा? दुमका में प्राप्त हुए, ठीक है। स्फटिक, दुमका, ठीक है। स्फटिक, स्फटिक, दुमका। झारखंड में 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड की किन जनजातियों का लौह युग से निर्मित औजारों का प्रारंभ करता माना जाता है? असुर, बिरिजिया, ठीक है। असुर, बिरिजिया। इसमें कभी कभी आपको आपको आंसर असुर भी बोल सकता है, लेकिन आप याद रखिए कि आप मैक्सिमम की तरफ जाइए, ठीक है। वो आप सही होता है। किस युग में, 45 में आ जाइए, किस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशों राज्यों से भी था? तो ये लौह युग में था, ठीक है। ये लौह युग में था। और इसका कहाँ भेजा था? मेसोपोटामिया में भेजा जाता था, ठीक है। मेसोपोटामिया आपको पता ही है कहाँ है। ये ईरान है शायद, जो भी है आप मैसेज कीजिएगा कि ईरान है कि नहीं। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो ऑन स्पॉट बोल रहा हूँ, और जो मुझे याद है वो मैं बता रहा हूँ। लघु पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। लघु पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। कोनेलको, मल्लाउंगरी, शरदकेल, ये सभी से प्राप्त हुए हैं क्या? ये सभी से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सही कथन का चयन करें। गोला बड़का गांव, बांसगढ़, मांडू, देसागार, करमो आदि स्थानों से पाषाणकालीन पत्थरों से बने औजार मिले हैं। पांडु नामक स्थान से ईंट का दीवार, मिट्टी का कलश, तांबे के औजार मिले हैं। परसधिक के ऊपर पूरा काशान एवं लघु पाषाणकालीन औजार मिले हैं। पलामू के वीरबंद, रंगाकली, दुर्गावती पुल, चंद्रपुर, शाहपुर, झाबर, बजना आदि में पूर्व मध्य पाषाण, पूर्व मध्य एवं उत्तर पाषाण के अतिरिक्त नवपाषाण काल औजार मिले हैं, ठीक, कालीन औजार मिले हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर एग्जामिनेशन इतना क्वेश्चन देगा तो आपको कुछ नहीं करना है, पढ़ना है और सीधा उपयुक्त सभी में मानना है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो, अगर आपको आता है तो वो वेल एंड बेस्ट है। अगर आपको दिख रहा है इतना ऑप्शन दिया हुआ, किसी एक ऑप्शन में गलत हो तो आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको कोई भी आंसर गलत नहीं लग रहा तो सीधा उपयुक्त सभी में मारे। अब आ जाते हैं 48वें नंबर, वैदिक काल में झारखंड, ठीक है। वैदिक काल में झारखंड, तो वैदिक काल में झारखंड को क्या कहा जाता था? तो वन प्रदेश, पर्वत प्रदेश, सुरा भूमि या कीकट प्रदेश? अब बताइए। मैंने बताया था वैदिक से कीकट, ठीक है। वैदिक से कीकट। तो ऐसे याद कर सकते हैं, वैदिक क्रिकेट खेलेगा, वैदिक, हम्म, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, वैदिक क्रिकेट खेलेगा, वैदिक क्रिकेट खेलेगा। क्रिकेट से क्या हो जाएगा? कीकट। कुछ नहीं करना है, इंपॉर्टेंट सब चीज है, हंसते खेलते याद कीजिए, बहुत ही आराम से हो जाएगा। वैदिक काल में झारखंड में कौन सी जनजाति निवास करती थी? वैदिक काल में झारखंड में कौन सी जनजाति निवास करती थी? तो चुपचाप असुर, बिरहोर, खड़िया, ये सभी है, ठीक है। असुर, बिरहोर, खड़िया, ये सभी है वैदिक काल में। अब 50वां में आ जाइए। वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। 51 में आ जाइए। झारखंड के किकाटा नाम देश अनाथ नाम से संबोधित किसने किया है? ठीक है। किकाटा नाम देश ने ऋग्वेद से किया है, ठीक है। इसका नाम, इसका मतलब क्या है? इसका नाम से संबोधित किया है, और इसलिए क्यों बोला जाता था? क्योंकि शिव की पूजा भी करते थे, ठीक है। अब आ जाइए उत्तर वैदिक काल, 52 में आ जाइए। उत्तर वैदिक काल में झारखंड के निवासियों को क्या कहा जाता था? तो व्रात्य, ठीक है। व्रात्य कहा जाता था, और अथर्व वेद में भी इसको यही बोला गया है। तो अथर्व, व्रात्य, अथर्व, व्रात्य। आप ऐसे बोलिएगा, जितना आप बोलिएगा उतना आप याद कर पाइएगा। सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ है? तो ये उत्तर वैदिक काल में हुआ है। अब आप पूछिएगा कैसे हम याद करें उत्तर वैदिक काल में? तो आप याद कीजिए कि जब मौर्यन पीरियड आया था, तो उनका जो फ्लोरिश करने का कारण क्या था? वो था आयरन। आयरन कहाँ से लिए हैं? आयरन यही झारखंड के पास आसपास मिला है उनको।
तो यहाँ से आयरन का प्रॉपर वो यूज किए हैं, ठीक है, तब तभी तो लड़ाई कर पाया ना, तभी तो हर जगह हरा है सब। ठीक है, तो आयरन इज नॉट जस्ट अ मेटल, इज अ टूल फॉर सर्वाइवल। क्योंकि अगर आप देखें कि अगर आपको खेती भी करना है और आपके पास टूल है, तो वो आप इससे भी तो कर सकते हैं ना, तो सिर्फ लड़ने झगड़ने के लिए नहीं था, वो सर्वाइवल टूल था। आयरन को आप क्या बोल सकते हैं? सर्वाइवल टूल। सर्वाइवल टूल याद हो सकता है? हो जाएगा। चलिए, अब झारखंड में जैन एवं बौद्ध धर्म के बारे में आते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में झारखंड को किस धर्म का प्रभाव पड़ा है? किस धर्म का प्रभाव पड़ा है जी? तो यह है जैन धर्म। ठीक है, 6ठी शताब्दी में जैन धर्म। जैन धर्म से रिलेटेड क्या है? पारसनाथ की पहाड़ियां है। पारसनाथ का पहाड़ी का हाइट कितना था? कमेंट सेक्शन में बताइए, पारसनाथ का हाइट कितना था? 1365 था। और इसको क्या बोलते हैं? समेत शिखर भी बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा, जरूर याद रहेगा। वेरी गुड। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी? निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी बताओ जी? तो ये था 717। ठीक है, 717। ठीक है, 717, 7 नंबर बहुत खतरा वाला होता है, तो 717 पार्श्वनाथ को कब निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? 717। ठीक है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में कितने तीर्थंकरों ने पार्श्वनाथ पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया है? तो अगर आप बोलेंगे तो 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया। कितने ने? 20 ने किया। याद रहेगा आपको। ठीक है, और जो पारसनाथ का पहाड़ी है ना, उसको जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है, याद होगा। अब 57 नंबर क्वेश्चन में 57, झारखंड की पारसनाथ पहाड़ी पर जैन धर्म के किस तीर्थंकर का निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ है? किस तीर्थंकर का प्राप्त नहीं हुआ है जी? तो आपसे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का नहीं हुआ है प्राप्त, क्या? निर्वाण। अब आ जाइए 58 में। छोटा नागपुर का मानभूम किसकी सभ्यता एवं संस्कृति से केंद्र था? किसकी सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र था? तो वो था आपका जैन धर्म। ठीक है, मान जैन, मान जैन, मान जैन। ठीक है, मान जैन। जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे याद कर दीजिए, आसान हो जाएगा। झारखंड में पारसनाथ पहाड़ के अतिरिक्त कौन से धर्म जैन धर्म के अतिरिक्त जैन धर्म के साथ साक्ष्य मिले? तो तुलसमा, गोलमारा, देवल। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी के अतिरिक्त जैन धर्म के साक्ष्य मिले, तो कौन सा? तो तईसमा, गोलमारा, देवल, ये सब भी। अगर मैं बोलूं सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन मतावलंबी थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें सरक कहा जाता था। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन मतावलंबी थे, जिन्हें सरक कहा जाता था। अगर मैं पूछूं सरक किससे रिलेटेड थे, तो सरक जैन धर्म से रिलेटेड थे। किससे रिलेटेड थे? सरक जैन धर्म से रिलेटेड थे। अब आ जाइए 61 में। किस जनजाति ने जैनियों का सिंहभूम से बाहर निकाला? किस जनजाति ने जैनियों को सिंहभूम से बाहर निकाला? तो हो ने निकाला था। किसने निकाला था? हो ने निकाला था। याद रखिए कि सिंहभूम से किसको निकाला गया? जैन को निकाला, किसने निकाला? हो ने निकाला। अब आ जाइए जेपीएससी 2008 का क्वेश्चन है, गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबर जैनियों का तीर्थ स्थल है? ठीक है, श्वेतांबर जैनियों का गिरिडीह में कौन से एरिया में ये है आपका तीर्थ स्थल है? तो आप जानिए कि ये मधुवन में है। ठीक है, मधुवन में। तो गिरिडीह में कौन सा एरिया है? मधुवन है। याद, ये तो याद रहेगा ना मधुवन कहाँ है। तो आपको याद रखिए, राजधनवार भी गिरिडीह में ही है। तो आप याद करिए मधुवन कहाँ है? मधुवन है गिरिडीह में, और श्वेतांबर जैनों का तीर्थ स्थल है। अब आगे चलिए, किस स्थान पर 10वें तीर्थंकर शीतनाथ को ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कहाँ हुई थी? तो वो तो कोल्हुआ पहाड़ पे। कहाँ हुआ था? कोल्हुआ पहाड़ पे। तो जो शीतनाथ थे, उनको कहाँ, पहले तो आप याद कर लीजिए कि शीतनाथ कितने तीर्थंकर थे? तो 10वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? कोल्हुआ पहाड़ पे हुआ था। चलिए, और तीर्थंकर का यूज कहाँ होता है? जैन धर्म में होता है। ठीक है, ये नहीं कि सीधा अगर तीर्थंकर आए और आप सीधा बौद्ध धर्म लगा दिए, वो गलत हो जाएगा। जैन धर्म में तीर्थंकर का इस्तेमाल होता है। 10वें कौन थे? शीतनाथ थे। और किस पहाड़ पे हुआ था? कोल्हुआ पहाड़ पे हुआ था। कोल्हुआ पहाड़ पे किस जैन तीर्थंकर के पद चिन्ह मिले हैं? तो ये पद चिन्ह मिले हैं पार्श्वनाथ के। ठीक है, पार्श्वनाथ के, पार्श्वनाथ के पद चिन्ह मिले हैं। और ज्ञान की प्राप्ति किसे हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति शीतनाथ को हुई थी। तो चलिए अब आगे आते हैं। हाँ,
तो झारखंड का कौन सा जिला, 65वां है, झारखंड का कौन सा जिला बौद्ध धर्म से बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है? झारखंड का कौन सा जिला बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है? वो है धनबाद। याद रहेगा, धनबाद। धनबाद से और एक रिलेटेड फैक्ट मैं बता दूं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, तो आपको ये याद हो सकता है, हो सकता है। चलिए, धनबाद के किस क्षेत्र पर बौद्ध स्मारक बने हुए हैं? धनबाद के किस क्षेत्र पर बौद्ध स्मारक बने हैं? दियापुर, बौद्धपुर, दालमी, ये सभी। अब कोई पूछ सकता है कि दालमी कहाँ पे है, तो वो धनबाद में याद हो सकता है। और बौद्धपुर में क्या है? बुद्धेश्वर मंदिर है। ठीक है, बौद्धपुर में क्या है? बुद्धेश्वर मंदिर है, याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, और अगर मैं पूछूं कि बुद्धेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है, वो दामोदर नदी के तट पे है। खत्म। बुद्धेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है? दामोदर नदी के तट पे। ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो कभी भी आ सकता है, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। सिर्फ फुल टॉस के लिए मत तैयार रहिए, बाउंसर, नो बॉल, बीमस, सबके लिए तैयार रहिए। चलिए, हजारीबाग के किस स्थान से बौद्धकालीन प्रस्तर मूर्ति मिली है? बौद्धकालीन प्रस्तर मूर्ति मिली है, किस स्थान से प्रस्तर मूर्ति मिली है? तो वो आपको मिली है, सूर्यकुंड से मिली है। ठीक है, सूर्यकुंड से मिली है, 67 का सूर्यकुंड। सूर्यकुंड में क्या है? सूर्यकुंड के यहाँ पे गर्म पानी का उत्पत्ति होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब झारखंड के झारखंड के किस स्थान से बौद्धकालीन स्तूप प्राप्त हुआ है? बौद्धकालीन स्तूपा प्राप्त हुआ है, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो स्तूपा प्राप्त हुआ है। तो आप क्या बोलिएगा, बताइए। तो ये करुआ से स्थापित हुआ। ठीक है, कहाँ पे मिला? करुआ। तो करुआ कोल्हा पहाड़ से, याद रखिए, कोल्हा पहाड़ में कौन किनका पद चिन्ह मिला? पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मिला। ठीक है, कोल्हा पहाड़ से पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मिला। और 10वें जो तीर्थंकर थे, कौन थे? शीत करके थे, तो वो वहां पे अपना ज्ञान की प्राप्ति किए थे। ठीक है, वो ज्ञान की प्राप्ति किए थे। और ये जो करुआ है, करुआ जगह, वहां पे बौद्धकालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद हो जाएगा, श्योर याद हो जाएगा, क्यों नहीं याद होगा। तो चलिए, 69 में पलामू के किस स्थान से बौद्धकालीन एक सिंह शीर्ष मिला है, और जो सांची के स्तूप के द्वारा उत्कीर्ण सिंह शीर्ष के समान मिलता है? मतलब सिंपल सा अगर मैं बोलूं अपने लैंग्वेज में, तो जो सांची के टाइप का जो सिंह शीर्ष है, उससे मतलब बिल्कुल थोड़ा मोड़ा मतलब सिमिलर मिलता है। तो ये आपका मूर्तियां गांव में मिला है। ठीक है, मूर्तियां गांव में मिला। अगर मैं पूछूं मूर्तियां गांव कहाँ है, तो इट इज लोकेटेड इन पलामू। कहाँ है? पलामू में है ना, पलामू में। तो चलिए, अब खूंटी के बेलवादाग गांव, अब याद रखिएगा, बेलवादाग कहाँ है? खूंटी में है। कहाँ है? खूंटी में है। कोई भी पूछ सकता है कि खूंटी कहाँ पे मिला है बौद्ध विहार का अवशेष, तो अब बेलवादाग अगर हम बोलेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि खूंटी है। ठीक है, अब याद कर लीजिए, 70 में आ जाइए कि डैश बैंगलर ने झारखंड के सीमा क्षेत्रों पर लाथो नटोंगरी पहाड़ में बौद्ध चैत्य तथा डैश ने पाक बीरा में बौद्ध खंडहर की खोज की थी। ठीक है, तो ये किए थे बैंगलर और आरसी बेकन। ठीक है, बैंगलर और आरसी बेकन ने। ए, अब आ जाइए 71, झारखंड के कटुंगा गांव, जहां से बौद्ध का एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस जिले में अवस्थित है, किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, तो वो जिला है गुमला। ठीक है, कटुंगा गांव, गुमला। अब देखिए कि कहाँ पे बौद्ध का थोड़ा मिल रहा है प्रतिमा वगैरह, तो गुमला में मिल रहा है। कटुंगा गांव कहाँ पे? सबसे पहले गांव भी आप याद कर लीजिए, कटुंगा गुमला, कटुंगा गुमला। ठीक है, कटुंगा गुमला, याद हो गया। झारखंड 72 में क्वेश्चन में आ जाइए, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा मंदिर, तारा का मूर्ति मिला है? देवी तारा क्यों इंपॉर्टेंट है, किसी को पता है तो आप बता सकते हैं। देवी तारा वो जादू वाले से, तंत्र विद्या से थी। तो आप बौद्ध देवी तारा, तो आप इससे याद कर सकते हैं, तंत्र विद्या से थी। और किसी को एक्स्ट्रा भी पता है तो कमेंट सेक्शन में आइए। तो अगर मैं पूछूं कि ईचागढ़ में कहाँ मिला, तो बौद्ध देवी तारा का मूर्ति मिला था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब आ जाइए इधर, ईचागढ़ में इसके व्याख्या भी आप देख सकते हैं कि रांची संग्रहालय में अभी रखी हुई है। और ईचागढ़ कहाँ पे है? वो सरायकेला खरसावां में है। कहाँ पे है? तो आप एक बार मैप बना लीजिए, एक छोटा सा। ठीक है, और अभी तो मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ। ये तो हो गया वेस्ट ईस्ट सिंहभूम, और यहाँ पे हो गया सरायकेला खरसावां। तो जो ये एरिया है,
ये सरायकेला खरसावां, ठीक है, सरायकेला खरसावां, ठीक है, और सरायकेला खरसावां कहाँ में, कहाँ, ईचागढ़, ठीक है, ईचागढ़, ईचागढ़, और ईचागढ़ में क्या मिला है, ईचागढ़ में बौद्ध देवी तारा का मूर्ति मिला है, देवी तारा का मूर्ति मिला। अब 73वां क्वेश्चन में आ जाइए। झारखंड में बौद्ध धर्म का पतन निम्न में से किसके प्रवेश करने पर हुआ था, ठीक है, झारखंड में बौद्ध धर्म का पतन निम्न में से किसके प्रवेश करने से हुआ था, तो वो आप याद कर सकते हैं, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। अब मैं अगर आपको बोलूं कि किसने सिंहभूम से हटाया जैन को, तो हो ने हटाया था, और बौद्ध धर्म को पतन किसके प्रवेश से हुआ था, समुद्रगुप्त से हुआ था। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आप याद करते चलिए, आपके लिए बहुत ही बेहतर है। अब मैं बोलता हूं कि घोल मारा, ठीक है, घोल मारा, घोल मारा, बौद्ध की दो, घोल के मारा, बुद्ध की दो प्रतिमाएं प्राप्त हुई थी। सीतागढ़ पहाड़, सीतागढ़ पहाड़, सीतागढ़ पहाड़, ये तो एक दो तीन चार, चौथा ऑप्शन कहाँ है, अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन ही थोड़ा अल्टरनेट है, ठीक है, तो इसको हम लेते हैं बाद में, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, इसमें चौथा ऑप्शन है ही, इसको हम हटाते हैं। मैं भी आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलिए 75 में आ जाते हैं। मगध एवं मौर्य साम्राज्य में झारखंड क्या है, मगध एवं मौर्य साम्राज्य में झारखंड। तो अगर झारखंड में बताते हैं, प्राचीन काल में मगध को डैश कहा जाता था, प्राचीन काल में मगध को डैश कहा जाता था, तो मैंने बताया था मगध को कीकट कहा जाता था, ठीक है, मगध को कीकट कहा जाता था। झारखंड के कौन सा भाग मगध महाजनपद के अंतर्गत आते थे, तो पहाड़ी भाग, जंगली भाग, पठारी भाग, ये सब आते थे, क्योंकि मगध यहाँ पे प्रॉपर कंट्रोल करके रखे थे। हर्यक वंश का शासक, हर्यक वंश का शासक बिंबिसार झारखंड में डैश का प्रचार करना चाहता था, किसका प्रचार करना चाहता था, बिंबिसार बौद्ध का प्रचार करना चाहता था। भीम से याद करिए, ब से बौद्ध, ब से बिंब, ब से बौद्ध, ब से बिंब, खत्म, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। निम्न 78वां में आते हैं, निम्न में से किस वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का भाग था, निम्न में से किस वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का भाग था, वो था नंद वंश के समय, ठीक है, नंद वंश के समय, याद रहेगा। नंद शासकों की सेना के लिए हाथी कहाँ से मंगवाए जाते थे, तो झारखंड से मंगवाए जाते थे, ठीक है। अभी भी हाथी बहुत है नीचे झारखंड के वीर सिंहभूम की तरफ, आप देख सकते हो, तो बहुत ही है। वहां भी अभी भी 6 बजे के बाद लोग अपने घर बंद कर देते हैं। मतलब अगर आप जाइएगा चकुलिया की तरफ, तो चकुलिया भी ऐसा एरिया है, थोड़ा और अंदर जाइएगा चकुलिया के, तो वहां पे हाथी का थोड़ा, अगर वो आते हैं तो वो अपने घर में, मतलब ऐसे बोले फायर क्रैकर्स वगैरह रखते हैं, ताकि उसको जला करके हाथियों को भगा सके। तो अभी भी वहां पे लोग हाथियों से डरते हैं, और डरने का नहीं कह सकते हैं, कि वो संस्कृति से हमारे से जुड़े हुए हैं। जो जंगल हमारा है वो उनका भी हक है, ठीक है, घर उनका भी है। अगर हम सिर्फ पेड़ काट के अगर हम रहने लगे, तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, वो जंगली जानवरों के लिए भी है, क्योंकि जितना अर्थ हमें प्रोड्यूस करता है, हमें जितना हमें खाना देता है, जितना हमें हैबिटेट देता है, वो उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन में। 80 नंबर क्वेश्चन में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय झारखंड प्रदेश को क्या कहा गया था, तो मैंने बताया था आटव, क्या गया था, आटव, चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या गया था, आटव कहा गया था। चलिए ये याद हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 81 में। अर्थशास्त्र ग्रंथ के अनुसार मगध एवं मौर्य साम्राज्य तथा दक्षिण भारत के व्यापारिक मार्ग कहाँ से गुजरता था, तो झारखंड से गुजरता था। ऑब्वियस बात है, झारखंड का क्वेश्चन तो झारखंड से ही गुजरेगा, तो इसमें क्या दिमाग लगाना। अशोक के 13वीं शिलालेख के झारखंड क्षेत्र का संबोधन किस में किया गया? मैंने बताया था, 13 आटा अशोक ले जा, 13 आटा अशोक ले जा, मैंने बताया था, आपको याद होगा। अशोक 83 में आ जाते हैं। अशोक के किस शिलालेख में यह वर्णन है कि झारखंड क्षेत्र की अविजित जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए, ताकि वे लोक परलोक, लोक व परलोक प्राप्त कर सकें, क्या प्राप्त कर सके, लोक व परलोक प्राप्त कर सकें। तो ये आपका आता है कलिंग शिलालेख द्वितीय में, क्या
कलिंग शिलालेख द्वितीय में, कि अगर मैं पूछूं कि यहाँ झारखंड के किसमें झारखंड की जनजातियों के लिए क्या क्या है, उन्हें अगर लोक परलोक ये करना है तो हमारे धर्म का आचरण करना चाहिए, तो कलिंग शिलालेख द्वितीय में ये वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। कुषाण शासक कनिष्क के समय के सिक्के कहाँ प्राप्त हुए हैं? ठीक है। कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो रांची सिंहभूम दोनों में प्राप्त हुए, याद रख लीजिएगा। कनिष्क का सिक्का, ठीक है, कनिष्क का सिक्का कहाँ प्राप्त हुआ है? तो कनिष्क का सिक्का रांची और सिंहभूम दोनों में। याद करिए ना, कनिष्क अभी तनिष्क, सॉरी ज्वेलरी शॉप है, कनिष्क मेरे दिमाग में आ रहा है, तो कनिष्क का जो ज्वेलरी शॉप था वो रांची और सिंहभूम में था। ठीक है, याद रखिएगा, सिक्का यही मिला था। ईशा के रांची से ईशा के डैश शताब्दी के कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं, ए और बी दोनों। मैक्सिमम टाइम ए और बी में इंसान ज्यादा चांसेस होता है सही होने का, ऑल द अबव में कर सकते हैं आप, भरोसा कर सकते हैं। 86 रोमन साम्राज्य के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए, जिनसे यह पता चलता है कि झारखंड के वैदेशिक संबंधित थे, मतलब विदेश से संबंध थे। तो अगर मैं बोलूं तो 86 का आंसर क्या होगा? सिंहभूम होगा, धनबाद होगा, रांची होगा, चाईबासा होगा, तो मैं बोलूंगा सिंहभूम आंसर है। क्या है? सिंहभूम आंसर है। अगर रोमन साम्राज्य के सिक्के कहाँ प्राप्त हुए? सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इससे क्या पता चला? अगर अब मैं बताऊं कि मेरे पास अगर डॉलर मिलता है, तो आप बोलिएगा ना कि इसका कहीं ना कहीं जो वहां पे काम कर रहा है उसके पास डॉलर है, तभी मैं इनके पास है। तो इसी के थ्रू अगर हम ऐसे याद कर ले कि सिंहभूम में अगर रोमन साम्राज्य का सिक्का प्राप्त हुआ है, तो ये पता चलता है कि सिंहभूम में रोमन साम्राज्य का कुछ ना कुछ तो संबंध था, या व्यापारिक हो सकता है। ठीक है। सिंहभूम से किसको हटाया गया था? तो सिंहभूम से किसको हटाया गया था? ये आपका बताया था, हो ने हटाया था। ठीक है, हो ने हटाया था। अब जैन धर्म को हटाया गया था। ठीक है, जैन धर्म को हटाया गया था, किसने हटाया गया था? हो जनजाति ने हटाया था। ये आपको याद हो गया। अब याद कर लीजिए कि चाईबासा में कौन सा सिक्के मिले हैं? तो इंडो सीथियन मिले। ठीक है, चाईबासा में इंडो सीथियन मिले हैं। ठीक है, इंडो सीथियन के सिक्के मिले हैं चाईबासा में। याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्यों नहीं याद कर सकते हैं? किस गुप्त शासक के शासनकाल में झारखंड के गुप्त साम्राज्य का विस्तार हुआ है? ठीक है, ये आपका हिस्ट्री भी रिवीजन होते जा रहा है। आप ये मत समझिए इससे मेरा झारखंड हो रहा है, हिस्ट्री भी आपका अच्छे से हो रहा है। समुद्रगुप्त ने, मैंने आपको बताया था कि समुद्रगुप्त के आने से बौद्ध धर्म का यहाँ पे कमी हुआ था, तो आप याद कर सकते हैं समुद्रगुप्त आया था तभी बौद्ध धर्म निकला था। तो इससे इससे ये पता चलता है कि हमारा जो समुद्रगुप्त के जो आर्मी थी वो अच्छे से विस्तार करती, तभी तो यहाँ के लोग को हटाते जा रहे थे। अब चलिए 89, ह्वेनसांग के अनुसार किस बंगाल के शासक ने झारखंड का संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? किसने किया था जी? तो शशांक ने किया था। याद करिए, ह्वेनसांग शशांक, ह्वेनसांग शशांक, ह्वेनसांग शशांक, ये याद हो सकता है जैसे वर्ड हो वैसे याद कर लीजिए। 90 में आ जाइए, गुप्त कालीन पत्थरों को काटकर निर्मित मंदिर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुप्त कालीन पत्थरों को काटकर निर्मित मंदिर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं हजारीबाग। ठीक है, और कहा? मधुही पहाड़। इंपॉर्टेंट क्या है? मधुही पहाड़। मधुही पहाड़ कहाँ है? हजारीबाग में। और गुप्त कालीन को पत्थर काटकर मंदिर यहाँ से प्राप्त हुए। गौड़वंशी 91, गौड़वंशी शासक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? यह है सिंहभूम, गौड़ सिंहभूम, गौड़ सिंहभूम। और ये कन्या मंथन नियुक्ति 2010 में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप ये मत सोचिए कि डीप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। डीप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कभी भी आ सकता है, कभी भी बीमार आ सकता है, उसके लिए आपको रेडी रहना है। 92, 92 में आप आ जाइए, तो क्वेश्चन क्या है आपका कि शशांक की उग्रता के कारण झारखंड में डैश का प्रभुत्व पूर्णतः स्थापित हुआ था? ठीक है, किसका हुआ था? तो हिंदू धर्म का हुआ था, हिंदू धर्म का हुआ था। शशांक को आपको पता है कि वो बौद्ध वृक्ष भी काटा था। ठीक है, वो काटा था, तो आप ये जैसे वो बौद्ध धर्म को हटा रहा था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक हिस्ट्री फैक्ट याद करते जाइए तो आपको याद हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस स्थान से पाल वंश के शासक महेंद्र पाल का शिलालेख पाया गया? ठीक है, महेंद्र पाल का शिलालेख चतरा के इटकोरी से पाया गया है। ठीक है, तो महेंद्र पाल का पाल, पहले तो याद कर लीजिए कि महेंद्र का ईटा चतरा में था। ठीक है, महेंद्र का ईटा चतरा में था, याद कर लीजिए, महेंद्र का ईटा चतरा में था। ठीक है, अब चतरा से कुछ कुछ बात याद कर सकते हैं कि चतरा में होता है खतरा, तो वहां मिलता है, वहां लगाते हैं लोग कुंडी। तो जब कुंडी लगाते हैं तो कुंडा फोर्ट है, और कुंडा से ही मेला भी लगता है, कुंडी मेला भी लगता है। ठीक है,
ये आपको हो जाता है। और चतरा बिहार से टच भी करता है, ठीक है। उसके बगल में कौन सा है वो भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बगल में है पलामू, और इधर हजारीबाग। याद हो जाएगा, याद हो गया है। निम्न में से किस शासक, 94 में आ जाइए। निम्न में से किस शासक के साम्राज्य में राजमहल के कंजाजोल का भाग शामिल था? राजमहल के कांजागल का भाग शामिल था। तो क्या था? हर्षवर्धन के साम्राज्य में, ठीक है। और हर्षवर्धन को बोला भी क्या जाता है? हर्षवर्धन को लास्ट हिंदू रूलर भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए, अब झारखंड में जनजातियों का प्रवेश। झारखंड में जनजातियों का प्रवेश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति असुर है, ठीक है, असुर है, ठीक है। उसके बाद कौन आए थे? कोरबा, बिरिजिया, बिरहोर, खड़िया, फिर वो आने लगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि किसका था? असुर था। और इसको जरासंध से भी कनेक्ट किया जाता है, बोला जाता है जरासंध, जरासंध से भी कनेक्ट किया जाता है, जरासंध से भी कनेक्ट किया जाता है। ये याद आपको रहेगा, 2016 का क्वेश्चन है जेएसएससी, इंपॉर्टेंट है जो भी जेएसएससी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, अब आते हैं, असुर जनजाति का विशेष रूप से किसमें निपुण थी? असुर जनजाति विशेष रूप से किसमें निपुण थी? बताइए। तो वो आपका निपुण थी लोहे के औजार निर्माण में, ठीक है, लोहे के औजार और भवन भवन निर्माण कला में। तो अगर मैं बोलूं कि असुर जनजाति विशेष रूप से भी किसमें थी, तो लोहे के औजार निर्माण में आप कर दीजिएगा, ठीक है, लोहे के औजार निर्माण में। अब आ जाइए, डी एम मजूमदार की पुस्तक रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। डी एम मजूमदार की, पहले तो आप समझिए कि रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया बुक किसने लिखा है, ठीक है। और वो किस चीज से रिलेटेड? जनजाति की आगमन से रिलेटेड है। और ये क्या बताती है? तो मैं बताता हूँ कि चेरो, भूमिज, खरवार तीनों इसमें मिलते हैं, ठीक है। तो मजूमदार से चेरो, भूमिज, खरवार ये सभी से मिलते हैं। चलिए, 98 में क्वेश्चन आते हैं कि झारखंड में चेरो, खरवार व संथाल को छोड़कर सभी सभी जातियां छोटा नागपुर में कब तक बस चुकी थी? चेरो, खरवार, संथाल को छोड़कर सभी जातियां छोटा नागपुर में कब तक बस चुकी थी? तो ये आपका जाता है 1000 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है, 1000 ईस्वी पूर्व तक। अगर मैं बताऊं कि नवपाषाण कब तक था, न्यू नवपाषाण कब तक था, न्यू स्टोन वाला, तो नवपाषाण काल कब तक था? तो नवपाषाण काल आप तक आपका था 10 के से 1 के तक, ठीक है, 10 के से 1 के तक। जो बोल रहा हूं उसको सुनिए और अपने कॉपी में लिखते चलिए। अब आ जाइए कि किस जनजाति के लोग दक्षिण भारत से आकर सर्वप्रथम रोहतास की पहाड़ियों में बस गए थे? अब बताइए, ये आंसर कोई दे सकता है? मैं 3 गिनूंगा, 1 2 3। ओरांव, ओरांव दक्षिण भारत से आकर रोहतास की पहाड़ियों पे बस गई थी, ओरांव जनजाति। 100 में आ जाते हैं, झारखंड में जनजातियों के ऐतिहासिक क्रम के संबंध में कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? तो अब आ जाइए, ये आपका पहले आया था असुर, कोरबा, बिरिजिया, बिरहोर, खड़िया, ठीक है। तो आपको याद कर सकते हैं, कैसे याद कीजिएगा? इसका ट्रिक अभी बना लेते हैं, ठीक है। अब ये तो ये याद हो गया कि बीबी खड़ी है, ठीक है, बी बी खड़ी है, बीबी, रुकिए मैं अच्छे से लिख देता हूँ इधर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रम वाइज आपको याद करना है, ठीक है। तो बीबी खड़ी है, ये तो आपको याद हो सकता है, ठीक है, ये तो आपको याद हो जाएगा। अब आगे का दो है, किसे? तो अंकुर, हाँ, अंकुर की बीवी खड़ी है, ठीक है, अंकुर की बीवी खड़ी है। तो अ से असुर, याद रखिएगा, असुर तो सबसे पुराना है। कुर से कोरबा, कुर से कोरबा, कुर से कोरबा। ये चलिए मैं लिखते जा रहा हूं, आप याद कर लीजिए, ठीक है। असुर, ठीक है, असुर। तो अंकुर की बीवी खड़ी है, ये जनजातियों के ऐतिहासिक क्रम का संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। ये आज नहीं, कल नहीं, परसों, कभी ना कभी तो ये क्वेश्चन आएगा, ये मुझे लगता है, और ये जरूर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बिरिजिया, ठीक है, बिरिजिया आया है, बिरिजिया आई है, ठीक है, बिरिजिया। फिर बिरहोर, फिर बिरहोर, फिर खड़ी है, खड़िया।
याद हो जाएगा? अब मुझे लगता है कि याद हो जाना चाहिए। तो अंकुर की बीवी खड़ी है, यह याद हो जाना चाहिए। ए से तो याद हो जाएगा कि असुर सबसे पहले था। ठीक है, असुर सबसे पहले आया था। असुर सबसे पहले आया था ना। फिर आया आपका कोरबा, तो अंकुर, अंकुर कुर से कोरबा, फिर बी बी। ठीक है, बी से बिरिजिया, बी से बिरहोर, खड़ी से खड़िया। तो आपका 5 याद हो गया। अंकुर की बीवी खड़ी है, तो अंकुर से याद हो गया आपको। अब से असुर, कुर से कुरबा, बी से ब्रिजिया, ब से बिरहोर, और खड़िया। खत्म। चलिए, इसमें मैंने टाइम इसलिए लाया कि इंपॉर्टेंट है। अब विविध मिसलेनियस में आ जाते हैं। कन्नौज के राजा डैश के विजय अभियान के समय मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय में झारखंड के में शरण ली थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ, यशोवर्मन। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि उसको हटा दो, पर मैं सोच रहा हूँ चलो ठीक है, अगर एक साथ हम जा ही रहे हैं। उड़ीसा के राजा जयसिंह इंपॉर्टेंट नहीं है, 103 भी नहीं। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट आते हैं। झारखंड के प्राचीन कालीन क्षेत्रीय राजवंश, तो मुंडा राज अथवा सुतिया नागखंड में। ठीक है, मुंडा राजा एवं सुतिया नागखंड में। तो अगर मैं इसको, अभी मुझे लगता है कि बहुत हमारा क्लास हो चुका है, तो हमने लगभग अच्छा खासा हमने कवर कर लिया है। इसके बाद ये जो चैप्टर है, मैं इसको और आगे पढ़ाऊंगा। आप हमसे जुड़े रहिए, और इसके आगे जितने भी है मैं लगभग क्वेश्चन करवाते चलते जाऊंगा। अभी लगभग हमारा 200 प्लस क्वेश्चन हो चुका है। आगे जाकर के मैं और भी पढ़ाऊंगा, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं डेली इस क्लास को रेगुलर रखूं। ठीक है, तो इस क्लास को मैं अभी समाप्त करता हूँ, और आगे जा करके हम इस सीरीज को चालू रखेंगे जब तक हमारा एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, जेएसएससी जेपीएससी का। तो क्लास को मैं एंड करता हूँ, और जैसे भी आपको ये क्लास लगे, प्लीज से प्लीज आप हमारा रिप्लाई दीजिए, हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आगे और वीडियो बनाने का। तो इस क्लास को मैं अब समाप्त करता हूँ, क्लास या बोलिए, या फिर मैं क्वेश्चन आयर को मैं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले क्वेश्चन के सीरीज में। तो धन्यवाद एंड थैंक यू।